कामिनी की सच्चाई अजय जानता था। विक्रम ने कहा, कल से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा उस लड़की को ढूंढने में। आखिर मैं भी तो देखूं कि ऐसी कैसी बला की खूबसूरती है उसमें कि तुम इतने पागल हो गए उसके लिए। रोनित ने उसकी बात सुनकर कहा, खूबसूरती तो बहुत है उसमें, जैसे कि जन्नत की अप्सरा हो, इसलिए तो उसे अपनी रखेल नहीं अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। इसकी खूबसूरती को हर एक रात में जी सकूं, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा। और तुम कैसे हो मैं अच्छे से जानता हूं, पर वह सिर्फ मेरी है, इसलिए उसे ढूंढूंगा भी मैं ही। फिलहाल के लिए अपनी बीवी पर ध्यान दे, भूल मत तेरे ऊपर जो केसेस चल रहे हैं और अब तक तुम पुलिस की हिरासत में नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी बीवी की वजह से। अगर तेरी बीवी को पता चला कि तू ऐसे ही अयाशी करता है तब वह तुम्हें छोड़ देगी, और अगर तेरी बीवी ने तुझे छोड़ दिया तो उसका बाप जो हर वक्त तुम्हें बचा लेता है वह खुद तुम्हें नरक की सैर करवाएगा। इसलिए तो उसे मैंने फंसाया था। है तो मेरी बीवी लेकिन एक नंबर की बेवकूफ़ है। उसे लगता है मैं तो बहुत अच्छा और सच्चा आदमी हूँ और मेरी हर एक बात मान लेती है। बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझे और अपने बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से उसके बाप की जान भी बसती है अपने बेटी में। इसलिए उसका बाप तो मेरी सच्चाई जानता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी खुद की बेटी उसका भरोसा नहीं करेगी, और अगर उसकी खुद की बेटी को मेरे बारे में पता भी चल गया तो वह खुद ही आत्महत्या कर लेगी। इसी डर की वजह से मेरा वह ससुर चुप बैठा है, नहीं तो उसका बस चलता तो कब का मुझे खत्म कर देता। विक्रम ने अपनी बीवी और ससुर का मजाक उड़ाते हुए कहा। रोनित ने आगे कहा, चल अपना बीवी पुराण और ससुर का पुराण बंद कर, जो करने आया है वो कर, क्योंकि तूने तो अपनी बीवी से कहा है कि आज तुम मेरे साथ अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया है और यहाँ पर अयाशी कर रहा है। विक्रम ने उस लड़की को गोद में उठाते हुए कहा, सच रहा है तू? जब तू यहाँ पर आता है तभी तो मुझे मजे करने को मिलते हैं, और आज की पूरी रात में बातों में तो नहीं बिताने वाला। मैं तो चला सामने वाले रूम में मजे करने। तुम्हें मजे करने के लिए रूम की भी क्या ज़रूरत पड़ती है, तुम तो यहीं पर शुरू हो जाओगे। ये कहकर वह उसे लड़की के साथ सामने वाले रूम में चला गया और पैरों से दरवाज़ा बंद कर लिया। विक्रम के जाने के बाद रोनित ने अपना शर्ट उतार कर फेंक दिया और उस लड़की के ऊपर जाकर उसे रफली किस करने लगा, और उस लड़की के बचे कुचे कपड़े भी उतार कर फेंक दिए और उसके साथ वाइडली बिहेव करने लगा, और वह लड़की आंखों में आंसू लेकर आहें भरने लगी। सिंह मैंशन। अभियुक्त ने रघुवीर सिंह से कहा, यानी कि विजय अंकल आपके बेटे नहीं है क्या, वह ये बात जानते हैं? रघुवीर सिंह ने कहा, नहीं विजय ये बात नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि विजय को ये सब पता चले कि मैं उसका असली पिता नहीं, इसलिए मैंने विजय को हमेशा अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया। पर कामिनी मेरे बच्चों को अपना ना पाए। मेरी और कामिनी की शादी हो गई और शादी से पहले मैंने उसे कह दिया था कि शादी के बाद हम सिर्फ बच्चों के माता पिता बनकर ही रहेंगे, मैं कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, और यह बात उसने स्वीकार भी की थी और उसने स्वीकार किया, इसलिए मैंने उससे शादी की थी। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे लगता था वह मेरे सामने तो माधवी को प्यार देती थी, लेकिन मेरी जाने के बाद वह हमेशा माधवी को परेशान करती थी, वह भी अकेले में, और उसके विजय को भी सब सिखाया था। अजय तो बड़ा था और वह जानता था कि यह उसकी माँ नहीं है, और वह सारी बातें मुझे बता देता था, इसलिए कामिनी कभी अजय को परेशान नहीं करती। पर माधवी तो बहुत छोटी थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं था, वह तो कामिनी को ही अपनी माँ समझती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई कामिनी ने उसे और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। इस बारे में तो अजय भी कुछ नहीं जानता था क्योंकि वह स्कूल जाता था, लेकिन एक दिन उसे इस बारे में पता चल गया, पर उसने यह बात मुझे नहीं बताई। एक दिन उसने मेरे पास आकर कहा, पापा मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता हूं और साथ में माधवी को भी लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी बहन के बगैर कहीं भी नहीं रह सकता। प्लीज़ आप मुझे और माधवी का एडमिशन वहां पर करवा दीजिए। मैं उन दोनों को खुद से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने मना कर दिया, पर वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और उसकी ज़िद की वजह से मैं एक दिन मान भी गया। विजय तो यही मेरे साथ ही रहता था। कामिनी ने कई बार कोशिश की थी मेरे करीब आने की, पर मैं सिर्फ और सिर्फ यशोदा से ही प्यार करता था। लेकिन दादाजी आपने कहा कि अजय अंकल आपको सारी बातें बताते थे, तो उन्होंने माधवी माँ की बात आपको क्यों नहीं बताएं? अभियुक्त ने सवाल किया। ये सारी बातें मेरे माँ बाप अच्छे से जानते थे कि कामिनी कैसा व्यवहार करती है मेरी बेटी के साथ, पर उसने उन लोगों को भी धमकाया था कि अगर यह बात मुझे पता चली तो वह माधवी को जान से मार देंगे। अजय जब मुझे सब कुछ बताने आ रहा था तब मेरे पिताजी ने उसे मना किया था और यह कहा था कि वह अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाए जहाँ पर उसकी सौतेली माँ ना सके, इसलिए अजय ने मुझे कुछ नहीं बताया था। जब बोर्डिंग स्कूल जाने की बात कामिनी को पता चली तब वह और ज़्यादा खुश हो गए कि बच्चे यहाँ से चले जाएंगे तो उसे मौका मिलेगा मेरे नज़दीक आने का। बच्चों के जाने के बाद मैं घर कम ही आने लगा, बाहर मीटिंग्स के लिए ज़्यादा जाने लगा और कामिनी का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। उसने माधवी के मन में भी यह बात डाल दी थी कि माधवी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वह मेरी बेटी है और मुझे बेटा चाहिए था, इसलिए तो मेरे 2 बेटे और हैं।
धीरे धीरे माधवी बड़ी होने लगी तो बच्चे ने उसे बता दिया था कि कामिनी उसकी सगी माँ नहीं है, इसलिए वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी और उनकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी। इसलिए माधवी को अब ये लगने लगा कि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। माधवी को मेरा प्यार तब तक ही मिला था जब तक वह छोटी थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी, जब भी उसके साथ समय बिताना चाहता था विजय वहाँ पर आ जाता था और कामिनी जानबूझकर विजय को वहाँ पर भेजती थी और मेरा सारा ध्यान विजय में चला जाता था क्योंकि वह अपनी माँ की तरह जिद्दी था और कामिनी को यह ना लगे कि मैं उसके बेटे के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा हूँ। मैं माधवी पर ध्यान देने की जगह विजय पर देने लगता था। फिर माधवी ने वेकेशन में भी घर पर आना छोड़ दिया। वह हमेशा हॉस्टल में ही रहते थे और उसके साथ अजय भी वहाँ पर ही रहने लगा था। अजय अपनी स्कूलिंग खत्म करके अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। वह माधवी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था पर माधवी इंडिया में रहकर ही पढ़ना चाहती थी। अजय अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ पर आ गया और मेरा बिजनेस संभालने लगा। वह सिर्फ बिजनेस में ही ध्यान देता था और विजय का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह धीरे धीरे बिगड़ने लगा। घूमना फिरना और पैसे उड़ाना उसका शौक हो गया। मुझे लगा था कि माधवी अपनी कॉलेज खत्म करके यहाँ पर आएगी, लेकिन वह अपनी हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहती थी और यह बात सिर्फ अजय जानता था। अजय उससे मिलने जाता रहता था। उसने माधवी को हायर स्टडी के लिए बाहर भेज दिया और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वह पढ़ाई करने के लिए किस कंट्री गई है ये बात भी मुझे नहीं पता थी। कामिनी अजय की शादी अपनी सहेली के बेटी के साथ करना चाहती थी पर अजय ने अनीता से शादी कर ली क्योंकि वह उससे प्यार करता था और उसे तो कामिनी की सच्चाई भी पता थी। कामिनी की सच्चाई मेरे अलावा सब कोई जानता था। कामिनी ने उस दिन भी बहुत बड़ा झगड़ा किया था। फिर मैं उसकी सहेली की बेटी से विजय की शादी करवा दी और वह थी सुनैना। सुनैना हमारे परिवार के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, यह बाद में अच्छे से जानता था, पर कामिनी की जिद थी कि सुनैना ही उसकी बहू बनेगी, इसलिए मजबूरन मुझे उसकी शादी विजय से करवानी पड़ी। कामिनी अपनी जान पहचान के गुंडे के साथ माधवी की शादी करना चाहती थी क्योंकि उसे माधवी से हमेशा से नफरत थी क्योंकि वह बिल्कुल यशोदा की तरह दिखती थी। यह बात अजय को पता चल गई। माधवी और शिवम की मौत। अजय यह बात अच्छे से जानता था कि माधवी किसी और को पसंद करती है। एक दिन वह बिजनेस मीटिंग का बहाना करके अनीता को अपने साथ लेकर माधवी के पास चला गया। उसने वहां पर माधवी की शादी शिवम से करवा दी। शिवम बहुत ही अच्छा इंसान था, वह हमेशा सबकी मदद करता था और उसकी यही आदत राध्या में भी आई है। जब वो माधवी की शादी शिवम से कर लौटा तब उसने मुझे ये बात बता दी और साथ में कामिनी की सारी सच्चाई भी बता दी, पर उसने मुझे शिवम के नाम के अलावा कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ का है, कहाँ से रहने वाला है, उसकी फैमिली कौन है, क्योंकि उसे लगता था कि यह बात कामिनी को पता चल जाएगी। पर मुझे उसने यह जरूर बताया था कि शिवम के परिवार वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने कामिनी से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। तब उसने मुझे बताया कि वह बचपन से मुझसे प्यार करती थी, शादी के सपने देखती थी, पर मैंने यशोदा से शादी कर ली। यशोदा से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी और उसको मारने के प्लानिंग भी करने लगी और उसके घर वालों को सब कुछ पता चल गया और उसकी शादी करवा दी। जब उसे यह बात पता चली कि यशोदा इस दुनिया में नहीं है तब वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने दोबारा से मुझे पाना चाहा, पर उसका पति बीच में आ रहा था, इसलिए उसने खुद ही अपने पति को मार डाला। फिर उसने अपने पापा को धमकी देकर कि वह खुद को ख़त्म कर लेगी अगर उन्होंने उसकी शादी मुझे नहीं करवाई। वह इकलौती बेटी थी उनकी, इसलिए उन्होंने दोबारा से मेरे पापा से इस बारे में बात की और मेरे पापा भी मान गए और हमारी शादी करवा दी। पर माधवी को देखकर उसे हमेशा से यशोदा की याद आती थी, इसलिए वह उससे भी नफरत करती थी। उसने यशोदा का बदला माधवी से लेना शुरू किया और विजय को भी नए नए तरीके सिखाती गए माधवी को परेशान करने का। उसने विजय को भी अपनी तरह बना दिया था और उसने तो माधवी को भी मारने का प्लान बनाया था, पर उससे पहले माधवी बोर्डिंग स्कूल चली गई थी अजय के साथ। जब मुझे कामिनी की सच्चाई पता चली तब मैंने पुलिस कंप्लेंट करने की बात कही और मैं रूम से निकाल कर पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जा ही रहा था कि वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया था और वह जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगी और उसका पाँव फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गए। मैं और अजय ने उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब विजय सुनैना के साथ बाहर गया हुआ था। सच कहो तो मुझे और अजय को उसकी मौत का ज़रा भी गम नहीं था। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, हमारी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी, पर माधवी कभी मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने अपनी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में सामान बांटने का नक्की किया, लेकिन माधवी ने फ़ोन पर ही अजय को कुछ भी लेने से मना कर दिया, इसलिए मैंने सारे प्रॉपर्टी अजय और विजय में एक समान बांट ली। अजय बिजनेस में तरक्की करने लगा, उसने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना लिया। अनीता भी उसमें उसका खूब साथ देती थी, पर विजय ने अपने सारे पैसे और प्रॉपर्टी मौज मस्ती करने में ही उड़ा दी।
अजय और अनीता की शादी को काफ़ी समय हुआ था पर उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था। उन लोगों ने डॉक्टर से भी कई बार कंसल्ट किया था, दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल ही थी, पर शायद भगवान की मर्जी नहीं थी कि वह दोनों माता पिता बने। विजय और सुनैना की शादी को तो कुछ ही समय हुआ था और वह अभी बच्चा चाहती भी नहीं थे, वह तो सिर्फ घूमना फिरना और मौज मस्ती करना चाहते थे। विजय का बिजनेस डूबता गया, उसका बिजनेस डूब जाने के बाद वह यहीं पर रहने लगा, पर वह अच्छे से जानता था कि यह सारी प्रॉपर्टी अब सिर्फ अजय की है, क्योंकि उसको तो उसका हिस्सा मिल चुका था। उसका मौज मस्ती करना उस समय बंद हो चुका था। फिर उसने दूसरी प्लानिंग की, उसने सोचा कि अजय और अनीता को कोई बच्चा नहीं है, तो अगर उसका खुद का बच्चा होगा तो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी। इसलिए उसने और सुनैना ने बच्चों की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। एक दिन अजय के पास माधवी का फ़ोन आया कि वह और शिवम इंडिया आए हैं किसी काम की वजह से, इसलिए वह उनसे मिलना चाहती हैं, पर वह घर पर नहीं आएगी क्योंकि उसका और विजय का रिश्ता अच्छा नहीं था। अजय अनीता को लेकर उससे मिलने जा रहा था। जब ये बात मुझे पता चली मैं भी उन लोगों के साथ गया। तब मैं पहली बार शिवम से मिला था। सच में शिवम बहुत अच्छा व्यक्ति था। माधवी ने एक बहुत अच्छा जीवन साथी चुना था अपने लिए। जब हम माधवी और शिवम से मिले तब हमें पता चला कि माधवी की एक बेटी भी थी 6 से 7 महीने की और उसका नाम था राध्या। तब पहली और आखिरी बार माधवी ने मुझे गले लगाया था, मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारा था, पर उसमें हमने सिर्फ राध्या की बात की थी। जब मैंने उससे पूछा कि राध्या का नाम किसने रखा है, तुमने या शिवम ने, तब उसने कहा कि राध्या का नाम उसके बड़े भाई ने रखा है जो राध्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह शिवम के बड़े भाई का बेटा था। उसने कहा था कि उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं उसके परिवार वालों के बारे में जान ही रहा था तभी शिवम को एक फ़ोन आया और उसे अर्जेंटली वहां पर जाना था। वो माधवी और राध्या को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, पर माधवी ने जिद की, इसलिए शिवम उसे अपने साथ ले गया और उन दोनों ने राध्या को कुछ समय के लिए हम लोगों के पास छोड़ा, क्योंकि अनीता उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। आखिर उसके अंदर दबी हुई ममता बाहर आ गई थी और वह सारी ममता राध्या पर लूटा रही थी। हमने 2 दिन तक उन दोनों का इंतजार किया, कुछ समय का बोल कर गए थे, लेकिन 2 दिन तक वह लोग लौटकर नहीं आए। तब अचानक से एक दिन हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया। हमसे हॉस्पिटल गए तब हमें पता चला शिवम की मौत हो चुकी है और माधवी के पास भी ज़्यादा समय नहीं है। माधवी हम तीनों से मिली, उसने हमें जाते समय सिर्फ इतना कहा कि शिवम और उसके कुछ दुश्मन थे जो उन लोगों को मारना चाहते थे। उन लोगों को लगता है कि राध्या भी उनके साथ मर चुकी है। उसने अजय से ये भी कहा कि अजय राध्या को कुछ समय के लिए अपने पास ही रखे, फिर उसे उसके बड़ी माँ, बड़े पापा और बड़े भाई के पास पहुंचा दे। राध्या को आखिरी बार देखकर उसने अपनी सांस रोक ली। हम तीनों ने काशी जाकर उन लोगों का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि माधवी ने हमें काशी जाकर उनका अंतिम संस्कार करने को कहा था और साथ में ये भी कहा था कि वहां पर उनका एक छोटा सा घर है जो शिवम ने बनवाया था, क्योंकि शिवम को बनारस जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। शायद उन लोगों के दुश्मन उनके परिवार पर नज़र रख रहे थे, इसलिए माधवी ने राध्या को वहां पर ले जाने से मना किया था। हम राध्या को लेकर घर आ गए और विजय और सुनैना से यह कहा कि राध्या को अजय और अनीता ने गोद लिया है। ये सुनकर विजय और सुनैना को अच्छा तो नहीं लगा था, पर हम उन्हें माधवी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैं तो शिवम के परिवार वालों को जानता नहीं था, सिर्फ अजय उन लोगों को जानता था। पर अनीता उस समय थोड़ी स्वार्थी हो रही थी, क्योंकि उसने राध्या को अपनी बेटी मान लिया था, इसलिए अजय ने और कुछ समय के लिए उन लोगों को राध्या के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ महीनों बाद पता चला कि अनीता मां बनने वाली है। ये सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। अजय को लगा जब उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा अनीता को समझकर राध्या को उनके परिवार तक पहुंचा देगा, इसलिए उसने राध्या के परिवार को कांटेक्ट करना शुरू किया। तब अजय को पता चला कि वह सब कहीं और जाकर रहने लगे हैं, पर वह लोग कहाँ चले गए इस बारे में अजय को पता नहीं चला, पर अजय ने अपनी कोशिश जारी रखी। एक दिन अजय और अनीता बिजनेस के काम से बाहर जा रहे थे, तब राध्या बहुत ज़्यादा बीमार थी। अनीता तो जाना नहीं चाहती थी, पर वही उसे प्रोजेक्ट की हेड थी, इसलिए उसका जाना जरूरी था और वह 5 महीने प्रेग्नेंट थी, इसलिए अजय खुद उसके साथ जा रहा था। विजय और सुनैना को जब पता चला तब उन दोनों ने प्लान बनाया कि अजय और अनीता को मार डालते हैं, जिससे सारे प्रॉपर्टी उनके आने वाले बच्चों के नाम हो जाए, क्योंकि सुनैना भी तब 8 महीने प्रेग्नेंट थी। उन लोगों को लगा कि राध्या को तो गोद लिया है, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करूंगा और सारी प्रॉपर्टी का हाया उनका बच्चा होगा। इसलिए विजय और सुनैना ने उन लोगों का एक्सीडेंट करवा दिया और उन लोगों की मौत हो गई। सारी सच्चाई जब मुझे पता चली तब तक देर हो चुकी थी। विजय और सुनैना को जब पता चला तब उन दोनों ने प्लान बनाया कि अजय और अनीता को मार डालते हैं, जिससे सारे प्रॉपर्टी उनके आने वाले बच्चों के नाम हो जाए, क्योंकि सुनैना भी तब 8 महीने प्रेग्नेंट थी। उन लोगों को लगा कि राध्या को तो गोद लिया है, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करूंगा और सारी प्रॉपर्टी का हाया उनका बच्चा होगा। इसलिए विजय और सुनैना ने उन लोगों का एक्सीडेंट करवा दिया और उन लोगों की मौत हो गई।
अजय और अनीता की मौत के बाद मैं टूट गया, लेकिन मेरी जीने की वजह बनी राध्या। मुझे लगा जैसे मेरी माधवी बिना माँ बाप के प्यार से बड़ी हुई थी, वैसे मेरी नातिन बड़ी नहीं होगी। इसलिए मैंने विजय और सुनैना को उसका मॉम डैड बनने को कहा। पर तब मुझे ये बात नहीं पता थी कि विजय और सुनैना ने ही अजय और अनीता का एक्सीडेंट करवाया था। मुझे उसे एक्सीडेंट के 5 साल बाद ये बात पता चली, जब एक दिन मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। तब मैं भूल ही गया था कि आखिर विजय के अंदर कामिनी का ही खून है। खून तो अपना रंग दिखाएगा ही, और उसकी परवरिश भी तो उसने ही की थी। तब मैंने अपनी वसीयत बनाई और अपनी सारी प्रॉपर्टी राध्या के नाम कर दी। मैं रागिनी को भी उन दोनों से दूर रखना चाहता था, पर नहीं रख पाया। वह भी अपने माँ बाप की तरह ही बन गई, जो पैसा और प्रॉपर्टी के लिए अपनों को ही मार सकती है। दरवाजा के पास खड़ी राध्या का चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था और उसके आंसू भी रुक नहीं रहे थे। अभियुक्त ने रघुवीर सिंह से पूछा, जब आपको पता था कि उन दोनों ने एक्सीडेंट करवाया है, तब आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की और राध्या को उसके परिवार के पास क्यों नहीं भेजा? ये सुनकर का रघुवीर सिंह नम आंखों से कहा, राध्या को उसके परिवार तक तब पहुंचा था ना जब मैं उसके परिवार में किसी को जानता। मैं तो उस दिन शिवम को भी पहली बार मिला था, उसे दिन भी उसके परिवार के बारे में नहीं जान पाया था। शिवम के परिवार वालों को तो सिर्फ अजय ही जानता था, और जब अजय उन लोगों को ढूंढकर राध्या को देने वाला था, उससे पहले उसकी मौत हो गई। मैं आज तक उन लोगों को ढूंढ रहा हूं। मेरे पास तो उन लोगों की तस्वीर भी नहीं है और ना ही नाम जानता हूं जिससे मैं उन लोगों को ढूंढ सकूं। मैं भी यही सोचा था कि विजय और सुनैना को पुलिस के हवाले कर दूं, पर राध्या भी उस समय उन लोगों से अटैच हो गई थी और रागिनी भी थी, और मेरे पास विजय और सुनैना के खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं थे। इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया, और विजय और सुनैना को भी ये पता नहीं चलने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जानता हूं, क्योंकि उनको इस बारे में पता चल जाता तो वह मुझे भी मरवा डालते। पर तब राध्या बहुत छोटी थी, जब तक उसको सही हाथ में नहीं देता तब तक मुझे उसे विजय, सुनैना और रागिनी से दूर रखना था। इसलिए धीरे धीरे मैं उसे ऑफिस में भी अपने साथ ले जाने लगा, और जब वह घर पर रहती थी तब हमेशा शांति उसके साथ रहती थी। शांति भी ये सच्चाई जानती है। पर मेरे मन में भी एक सवाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि राध्या मेरी पोती नहीं है? रघुवीर सिंह ने अभियुक्त की तरफ देखकर कहा। अभियुक्त आगे कुछ भी कहता उससे पहले उनको किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था और वहां पर शायद कोई खड़ा था। अभियुक्त ने जाकर देखा तो वहां पर राध्या खड़ी थी, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। हॉस्पिटल। जय अपना काम पूरा करने के बाद अपने माँ से मिलने हॉस्पिटल आया था और अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसकी माँ ने जय की तरफ देखकर कहा, तू कितनी मेहनत करता है बेटा मेरा इलाज करवाने के लिए। मैं जानती हूँ ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगा है, तुम्हें दिन रात काम करना पड़ता है। अपना काम अच्छे से और ईमानदारी से करना ठीक है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे ठीक कर दे या फिर मुझे मुक्ति दे दे, जिससे तेरा बोझ भी कम हो जाए। जय ने यह बात सुनकर अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, ऐसा मत कहो माँ, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? अगर तू भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। आप दवाई लेकर आराम करो। ये कहकर उसने अपनी माँ को अच्छे से सुला दिया और उनको कंबल उठा दिया। जय दिल का पूरा इंसान नहीं था। वह पहले बहुत अच्छा था, हमेशा मौज मस्ती करने वाला, सबके साथ हंसी खुशी से रहने वाला। पर उसकी माँ की तबीयत धीरे धीरे बिगाड़ती गई और उस पर छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी आ गए। इसलिए वह काम की खोज में निकल पड़ा और रोनीत से मिला। शुरुआत में जय को नहीं मालूम था कि जो वह पार्सल डिलीवर करता है उसमें ड्रग्स है, पर जब उसे सब कुछ पता चला तब तक देर हो चुकी थी। वह धीरे धीरे इस दलदल में फंसता गया जिसमें से अब वो निकाल नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने रोनित रॉय के साथ बगावत की तो रोनित उसको मार डालेगा। उसे उसकी फिक्र नहीं थी, पर रोनित उसकी माँ के बारे में भी जानता था, इसलिए वह रोनित के काम करता था। अपनी माँ को सुलाने के बाद वह अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा और सोचने लगा, भगवान कब तक मुझे ये सब करना पड़ेगा, कब तक मुझे ये बुरे काम करने होंगे। अभियुक्त आगे कुछ भी कहता उससे पहले उनको किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था और वहां पर शायद कोई खड़ा था। अभियुक्त ने जाकर देखा तो वहां पर राध्या खड़ी थी, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अभियुक्त ने राध्या की तरफ देखकर उसे पुकारा तो राध्या तुरंत उसके गले लग गई और रोने लगी। अभियुक्त उसे लेकर स्टडी रूम के अंदर आ गया। रघुवीर सिंह ने राध्या को ऐसे रोते हुए देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गए। उन्होंने राध्या की तरफ देखकर कहा, गुड़िया मेरी राधू। राध्या ने उनकी आवाज़ सुनकर अभियुक्त के सीने से दूर होकर रघुवीर सिंह की तरफ देखा, जिनकी आंखें भी नम थी। राध्या तुरंत उनके गले लग गई और कहा, यानी कि दादू आप मेरे दादू नहीं नानू हो, और मेरी मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, और बड़ी माँ और बड़े पापा मेरे मामा मामी थे।
इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया दादू? क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी पोती नहीं बल्कि नाती हूँ? जिनको मैं अपने मॉम डैड मानती आ रही थी उन्होंने ही मेरे सर से मेरे दूसरे मम्मी पापा का छाया छीन लिया था। वह खूनी है मामा मामी के, इसलिए उन्होंने बचपन से मुझे और अभियुक्त को दूर करने की कोशिश की थी। बचपन से लेकर आज तक उनके खिलाफ मेरे मन में जहर भरना चाहते थे। उन्होंने की सारा षड्यंत्र रचा सिर्फ और सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए। कोई भी इंसान इतनी हद तक कैसे गिर सकता है कि किसी की जान लेने से पहले भी सोचे ना? और आप दादू, अगर मैं आज आप दोनों की बातें नहीं सुनती तो मुझे सारी हकीकत पता भी नहीं चलती कि मेरे मॉम डैड अभी इस दुनिया में नहीं है। क्यों छुपाया मुझसे ये सब? क्यों? कहकर वो रोने लगी। रघुवीर सिंह ने राध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, उस समय मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था तुम्हारे परिवार के बारे में। मैं कुछ जानता भी तो नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि जैसा बचपन तुम्हारी माँ ने बिताया है वह तुम भी जियो। इसलिए मैं विजय और सुनैना को तुम्हारे मॉम डैड बनने को कहा, लेकिन तब मैं उन लोगों की हकीकत नहीं जानता था और जब मुझे पता चली तब देर हो चुकी थी। तुम उन्हें अपने मॉम डैड मानने लगी थी और उन लोगों पर विश्वास भी करने लगी थी और इस समय में अभियुक्त को भी यहाँ से जाना पड़ा। तुम बहुत मुश्किल से संभाली थी। इस समय मैं तुम्हें हकीकत नहीं बता सकता था। आज भी अगर तुमने बातें सुनी ना होते तो पता नहीं तुम्हें ये हकीकत कब मैं बताता, क्योंकि मैं निश्चित किया था कि जब तक तुम्हारे परिवार के बारे में मुझे पता नहीं चलता तब तक ये सच मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन आज अभियुक्त ने मुझे सवाल न किए होते तो ये सब मैं याद भी नहीं करता। पर तुम तो मेरी गुड़िया हो, मेरी जीने की वजह हो। एक बेटा और बेटी थे मेरे पास, लेकिन अब वह दोनों ही नहीं है मेरे पास। मेरी बेटी की आखिरी निशानी हो तुम। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। ये डर भी मुझे सताता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे परिवार की बारे में पता लग रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाया। राध्या ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं आपसे कभी दूर नहीं होंगी दादू। मुझे अपनी रियल फैमिली के बारे में पता चला तब भी नहीं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज मुझे पता चला आप तो मेरे नाना जी हो, लेकिन मैं तो आपको दादू नानू दोनों ही बुलाऊंगी। क्या हुआ अगर आपको मेरी फैमिली के बारे में पता नहीं चला था? अब मैं, आप और अभी सब मिलकर मेरी फैमिली को ढूंढ लेंगे। आपने कहा ना कि वह लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि उन लोगों ने मान लिया हो कि मैं भी मम्मी पापा के साथ इस दुनिया से चली गई, इसलिए वह मुझे ढूंढ नहीं पाए हो। वह तो आपके बारे में जानते होंगे ना कि मम्मी आपकी बेटी थी। नहीं, वह ये नहीं जानते थे कि माधवी माँ दादाजी की बेटी है, आई मीन नाना जी की बेटी है। हाँ राध्या, वह लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, खास करके तुम्हारा बड़ा भाई। वह आज भी इसी उम्मीद में है कि तुम जिंदा हो और एक दिन उसे मिल जाओगे और उससे राखी बांधोगी। पता नहीं कितने डिटेक्टिव को हायर कर चुका है वह तुम्हें ढूंढने के लिए। दुनिया के कोने कोने में ढूंढ रहा है तुम्हें। तुम्हारी बड़ी माँ और बड़े पापा ने तो उम्मीद खो दी थी, उनको भी यही लगा कि तुम भी शिवम पापा और माधवी माँ के साथ चली गए। अभियुक्त ने राध्या रघुवीर सिंह की तरफ देखकर कहा। ये सुनकर राध्या और रघुवीर सिंह ने तुरंत अभियुक्त की तरफ देखा। राध्या जल्दी से अपने दादाजी से अलग हुई और अभियुक्त की तरफ जाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, यानी कि आपको मेरी फैमिली के बारे में पता चल चुका है, इसलिए आप दादाजी से यह सवाल करने आए थे ना? क्योंकि आपको शक हो चुका था कि मेरी रियल फैमिली कोई और है। बताए ना अभी कहाँ है वह सब? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरा बड़ा भाई भी है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, आज तक मुझे ढूंढ रहा है। आपको पता है जब रक्षाबंधन आता था ना, तब मुझे हमेशा से लगता था कि काश मेरा भी भाई होता, जिसे मैं राखी बांधती, जिसे मैं परेशान करती, जो बचपन में मेरे साथ खेलता, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता, चाहे जो भी मुसीबतें आए वो मेरे साथ खड़ा रहता। आज मुझे पता चला कि मेरा सच में एक बड़ा भाई है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। बताइए ना अभी कौन है वह, कहाँ पर है वह? मैं उन सबसे मिलना चाहती हूँ, उन लोगों से मम्मी पापा के बारे में जानना भी चाहती हूँ। उन लोगों के पास तो उन दोनों की तस्वीर होगी ना? तुम शाह परिवार की बेटी हो। अभियुक्त ने राध्या का चेहरा प्यार से पकड़ते हुए कहा, तुम उन लोगों से पहले ही मिल चुकी हो राध्या, और तुम्हें देखते ही तुम्हारा भाई तुम्हें पहचान गया था, इसलिए तुम्हारे बारे में पता लगा रहा था। और मुझे इस बारे में पता चल गया कि कोई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि कौन है जो तुम्हारे बारे में पता लगा रहा है, इसलिए मैं जाकर उनसे मिला। तब मुझे पता चला कि वह तुम्हारा बड़ा भाई है, बट ये कंफर्म नहीं था। इसलिए आज मैं दादू से इस बारे में बात करने आया, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि तुम्हें गोद लिया गया है। और मन भी कई सारे सवाल थे जो मैंने दादाजी से पूछ लिए। राध्या ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं पहले मिल चुकी हूँ उनसे। कौन है वो और कब मिली मैं उनसे? 2-3 दिन में तो मैं कई सारे लोगों से मिल चुकी हूँ। बताए ना अभी मुझे उनसे मिलना है, मुझे अपने भाई, बड़ी माँ और बड़े पापा से मिलना है। अव्यक्त ने उसकी तरफ देखकर कहा, याद है तुम्हें तुम्हारे गोविंद माधव के मंदिर में जब तुम गई थी तब तुमने किसी की जान बचाई थी और तुम्हें उन्हें देखकर अपनेपन का एहसास भी हुआ था।
तुमने घर जाकर खुद मुझे ये बात बताई थी कि तुम्हारा कोई रिश्ता है उनसे, शायद इसलिए तुम्हें ऐसे एहसास हुए थे। आखिर कैसे तुम्हें एहसास नहीं होता, दिल के साथ साथ खून का रिश्ता था उनके साथ। राध्या ने अव्युक्त को भावुक होकर कहा, यानी कि जिनको मैंने अस्पताल पहुंचाया था वह मेरे बड़े भाई थे, वह मेरा भाई था, इसलिए मुझे उनको देखकर तकलीफ हो रही थी, अपनेपन का एहसास हो रहा था। रघुवीर सिंह ने ये सुना कि राध्या का बड़ा भाई ऑलरेडी राध्या और अव्युक्त से मिल चुका है तो उन्होंने राध्या की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो और तुमने किसकी मदद की थी? राध्या ने रघुवीर सिंह की तरफ देखकर कहा, उनका नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है दादू, जब मैं गोविंद माधव के मंदिर गई थी तब एक एक्सीडेंट हुआ था और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उनको लेकर हॉस्पिटल गई थी, तब मुझे नहीं पता था दादू कि वह मेरे भाई हैं। अव्युक्त ने रघुवीर सिंह और राध्या की तरफ देखकर कहा, जिनकी मदद राध्या ने की थी वह मिस्टर पृथ्वी नारायण शाह थे। मैंने उनके साथ 2-3 बार काम किया है पर पर्सनली उनको नहीं जानता था। हर बार तो राघव ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने जाता था और ऑलरेडी इस वीक ही हमारी एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें मैं खुद जाने वाला था, पर उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया और हमारी मुलाकात हॉस्पिटल में हो गई। अस्पताल में ही मिस्टर शाह ने राध्या को देखा था और उसे पहचान लिया था, पर कंफर्म करने के लिए वह राध्या की इन्फॉर्मेशन निकल रहे थे। राध्या ने अव्युक्त से पूछा, पर अभी उन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया? उन्होंने मुझे आखिरी बार तो जब मैं बहुत छोटी थी तब देखा होगा और उसके बाद तो मेरा चेहरा इतना ज़्यादा बदल गया होगा, फिर भी वह मुझे पहचान गए और मेरा चेहरा तो माधवी माँ से भी नहीं मिलता होगा, नहीं तर विजय सिंह खुद ही मुझे पहचान जाता। अव्युक्त के कुछ भी कहने से पहले रघुवीर सिंह ने कहा, विजय तुम्हें फिर भी नहीं पहचान पाता क्योंकि विजय ने माधवी को आखिरी बार जब वो हॉस्टल में रहने गई थी तभी देखा था और वैसे भी तुम्हारी सिर्फ आंखें माधवी से मिलती है। अव्यक्त ने भी राध्या की तरफ देखकर कहा, हाँ तुम्हारी आंखें सिर्फ माधवी माँ से मिलती है क्योंकि मैं उनकी तस्वीर देखी थी, तुम्हारे भाई ने ही दिखाई थी और तुम ही तुम्हारा भाई, इसलिए पहचान गया क्योंकि तुम्हारी आंखें भले माधवी माँ से मिलती हो पर तुम दिखने में बिल्कुल अपने पापा शिवम शाह की तरह हो, इसलिए जो कोई भी तुम्हारे पापा को पहचानता होगा वह देखते ही पहचान जाएगा तुम्हें कि तुम उनकी बेटी हो, इसलिए तुम्हारा भाई पृथ्वी भी तुम्हें पहचान गया। और हाँ, तुम शाह परिवार की बेटी हो, नारायण शाह तुम्हारे बड़े पापा हैं और वृंदा नारायण शाह तुम्हारी बड़ी माँ। तुम इस शाह परिवार की बात कर रहे हो अव्युक्त? 1-2 बार तो मैं भी नारायण शाह से मिल चुका हूँ, वह बहुत ही अच्छे और भले इंसान है। उन्होंने कई सारे अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम खोल रखे हैं और वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। अरे मैंने सुना है उनका बेटा भी उनकी तरह ही है, पर हाँ थोड़े गुस्से वाला ज़्यादा है। वह भी इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में शामिल है जिसने छोटी सी उम्र में अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। रघुवीर सिंह ने शाह परिवार की तारीफ करते हुए कहा। रघुवीर सिंह की बात सुनकर राध्या ने कहा, यानी कि आप दोनों मेरे परिवार वालों को पहले से जानते थे पर आप दोनों को इस बारे में पता ही नहीं था कि दादू वह आपकी माधवी की ससुराल वाले हैं, अव्युक्त आपकी बीवी का दूसरा मायका है वह। फिर उसने अव्युक्त की तरफ देखकर मजाक करते हुए कहा, हाँ अभी अब आपने मुझे ज़्यादा परेशान किया ना, तो मैं आपकी कंप्लेंट अपने भाई से कर दूंगी। अब तो मेरे पास दो मायके हैं और मैंने सुना है कि मेरा भाई तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं अपने मायके रहने चली जाऊंगी। अव्युक्त ने यह सुनकर तुरंत राध्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा भाई तुमसे सच में बहुत प्यार करता है और सच कहूँ तो वह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव है। वो तो हमेशा बहाने ही ढूंढेगा तुम्हें अपने साथ रखने का, और तुम वैसे भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। जहाँ जाओगे वहाँ से खींच कर ले आऊँगा, नहीं तो खुद ही तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। पर वैसे भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, तुम्हें बहुत मज़ा आता है मुझे परेशान करने में। रघुवीर सिंह समझ गए थे कि दोनों फिर से अपने नोक जोक चालू कर देंगे, इसलिए उन्होंने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अभी यह सब बातें छोड़ो तुम दोनों, हम कल ही सुबह जाकर नारायण शाह के परिवार से मिलेंगे और हमें ये भी पता लगाना है कि माधवी और शिवम के ऐसे कौन से दुश्मन थे जो उनको मारना चाहते थे। आई लव यू अव्युक्त। रघुवीर सिंह समझ गए थे कि दोनों फिर से अपने नोक जोक चालू कर देंगे, इसलिए उन्होंने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अभी यह सब बातें छोड़ो तुम दोनों, हम कल ही सुबह जाकर नारायण शाह के परिवार से मिलेंगे और हमें ये भी पता लगाना है कि माधवी और शिवम के ऐसे कौन से दुश्मन थे जो उनको मारना चाहते थे। अव्युक्त ने कहा, आप ठीक कह रहे दादाजी, हम कल ही जाकर उन लोगों से मिलेंगे। वैसे भी कल तो पृथ्वी को डिस्चार्ज मिल जाएगा अस्पताल से, कल 2 दिन हो जाएंगे ना उसे एडमिट हुए और डॉक्टर ने 2 दिन के बाद उसे घर जाने को बोला था। राध्या ने उनकी तरफ देखकर कहा, पर मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा अव्युक्त, मैं अभी जाकर सबसे मिलना चाहती हूँ। रघुवीर सिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा, हम अभी नहीं जा सकते राध्या, और अब तुम दोनों को जाकर सो जाना चाहिए, वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है। और एक और बात, तुम इस घर में कभी भी आराध्या को अकेला मत छोड़ना, वह इस वक्त तुम्हारे रूम में अकेला है, जाओ दोनों।
अब तो तुम दोनों को भी उन लोगों की सच्चाई मालूम है और तुम तो जानते हो मैंने अपने सारी प्रॉपर्टी राध्या के नाम की है और वह बिना अपने पति की मर्जी के किसी और के नाम नहीं कर सकते, और तुम दोनों ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने को तभी तैयार हो सकते हो जब तुम्हें मजबूर किया जाए, और तुम दोनों को मजबूर वो सब सिर्फ आराध्य की वजह से ही कर सकते हैं, इसलिए तुम दोनों को उसका ध्यान अब ज़्यादा रखना होगा। हाँ दादाजी, इसलिए तो वह मुझे और अवयुक्त को दूर करना चाहते थे, क्योंकि आपकी वसीयत के अनुसार शादी के बाद मैं अपने प्रॉपर्टी बिना अपने पति की मर्जी के किसी और को नहीं दे सकती, पर अगर मैं और अवयुक्त अलग हो जाते और हमारा डिवोर्स हो जाता तो वह लोग आसानी से यह प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकते थे। राध्या ने कहा। तभी उसे अपना पिछला जन्म याद आया कि कैसे वह और अवयुक्त अलग गए थे और कैसे उन्होंने उसे किडनैप करके राध्या की नाम की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफ़र करवा ली थी, और दादाजी और शांति मासी माँ की तो मौत हो चुकी थी, पर उनकी मौत अचानक से कैसे हुई इस बारे में खुद राध्या भी नहीं जानती थी। अवयुक्त ने रघुवीर सिंह और राध्या की तरफ देखकर कहा, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही राध्या के कहने पर आराध्य के लिए एक बॉडीगार्ड अपॉइंट किया हुआ है जो हमेशा उसके आसपास रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह उसका बॉडीगार्ड है। वह बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा। दादाजी, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए, देर तक जागना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और राध्या अब हमें भी चलना चाहिए। राध्या ने रघुवीर सिंह की तरफ देखकर कहा, अच्छा दादाजी, अब हम जाते हैं, गुड नाइट, और आप भी जल्दी से सो जाना क्योंकि हम सबको कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अवयुक्त ने भी दादाजी को गुड नाइट विश किया, फिर वह सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। राध्या और अवयुक्त राध्या के रूम में आ गए और उन्होंने आराध्य को शांति से बेड पर सोते हुए देखा तो दोनों ने जाकर उसका माथा चूम लिया। फिर राध्या अवयुक्त के पास जाकर उसके गले लग गई और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे अपनी रियल फैमिली के बारे में पता सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से लगा। आपको पता है, अपने रियल मॉम डैड और मामा और मामी के बारे में जानकारी मुझे बहुत बुरा लगा। जब मुझे बड़े माँ बड़े पापा और भाई के बारे में पता चला तो मुझे एक सुकून सा मिला कि मेरे पास इतने रिश्ते बाकी है जो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं, और यह भी सच है, मैं आपसे और आरू से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू अवयुक्त। आराध्य ने खुशी के मारे अपने प्यार का इजहार कर दिया। पहले तो उसने कहा अवयुक्त के बर्थडे पर सरप्राइज देने का प्लान किया था, पर आज वो अवयुक्त से प्यार का इजहार करें बिना रह नहीं पाए। अवयुक्त ने जब राध्या के मुंह से आई लव यू सुना तो उसे विश्वास नहीं है, इसलिए उसने राध्या की तरफ देखकर कहा, क्या कहा तुमने राध्या? मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। राध्या ने अवयुक्त से अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, जानती हूँ मैंने जो कहा उस बात का आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आपको शायद ये भी लगे कि आज मुझे अपनी फैमिली के बारे में पता चला, उसकी वजह से मैंने आपको ये कहा, पर यह सच नहीं है। कब से मैं अपने प्यार का इजहार आपसे करना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको सरप्राइज देकर यह सब करूँगी, पर आज मैं खुद को रोक ही नहीं पाए। यानी कि तुमने सच में मुझे आई लव यू कहा? जान, मैं कोई सपना नहीं देख रहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था, शायद यह मेरी गलतफहमी हो, सोचकर मैं इस बात को इग्नोर कर देता था। आज तुमने अभी अपने प्यार का इजहार किया, पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी यह सिर्फ सपने जैसा लग रहा है मुझे। अवयुक्त ने नम आंखों के साथ राध्या की तरफ देखकर कहा। राध्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अभी आपको यकीन दिला देती हूँ, ये सपना नहीं हकीकत है। ये कहकर उसने अवयुक्त के होठों पर अपने होंठ रख दिए और किस करने लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। अवयुक्त ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पर किस में उसका साथ नहीं दिया, सिर्फ राध्या को महसूस करने लगा। मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम? राध्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अभी आपको यकीन दिला देती हूँ, ये सपना नहीं हकीकत है। ये कहकर उसने अवयुक्त के होठों पर अपने होंठ रख दिए और किस करने लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। अवयुक्त ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पर किस में उसका साथ नहीं दिया, सिर्फ राध्या को महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद राध्या अवयुक्त से अलग हुई और पूछा, अब हो गया ना विश्वास कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है? अवयुक्त ने राध्या की तरफ देखा और कहा, थोड़ा बहुत विश्वास हो गया, पर मैं खुद भी एक बार तसल्ली कर देता हूँ। ये कहकर उसने राध्या को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जैसे राध्या के दोनों हाथ अवयुक्त की गर्दन से दोनों तरफ आ गए। ये देखकर राध्या कुछ कहने ही जा रही थी कि उससे पहले ही अवयुक्त ने उसके होंठों पर अपना कब्जा कर लिया और उसे किस करने लगा, और यह किस बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंट थी। पहले तो राध्या को कुछ समझ नहीं आया, फिर जब वो अपने होश में आई तो वो भी अवयुक्त का साथ देने लगी। उन दोनों की यह किस 17 मिनट तक यूं ही चलती रही। जब राध्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाकर अवयुक्त ने राध्या के होठों को छोड़ा। अवयुक्त के होठों को छोड़ते ही राध्या गहरी गहरी सांस लेने लगी, क्योंकि इतनी लंबी किस उन दोनों की पहली बार हुई थी।
अपनी सांस को संभाल के राध्या ने अव्युक्त की तरफ देखते हुए कहा, इतनी लंबी किस कौन करता है, अभी मेरी सांसें कितनी फूल रही है। अव्युक्त ने राध्या के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हारी सांसें इतनी इसलिए फूल रही है क्योंकि तुम्हें ठीक से किस करना नहीं आता। किस करते समय भी तुम सांस ले सकते हो, तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। पर कोई बात नहीं, अब हम डेली किस करेंगे, इसलिए तुम्हें उसके प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमने तो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही किस की है, नहीं तर मैं तो सोच रहा था कि मैं कम से कम तुम्हें 25 से 30 मिनट तक किस करूँगा। राध्या ने ये सुनकर अव्युक्त की तरफ देखकर कहा, What you mean by 25 से 30 मिनट तक किस करेंगे आप, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? अभी 10 से 15 मिनट में मेरी यह हालत हो गई थी। अव्युक्त जो इस समय राध्या को परेशान करने के मूड में था, राध्या की बात सुनकर वह सीरियस हो गया और राध्या पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, खबरदार, जो मरने की बात दोबारा से कही तो मौत को तुम तक पहुंचने के लिए पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। आइंदा से यह बात तुम्हारे होठों पर नहीं आनी चाहिए। ये कहकर उसने राध्या को छोड़ दिया और राध्या के रूम में बनी बालकनी में चला गया। अव्युक्त के जाने के बाद राध्या ने खुद को एक चपत मारी और कहा, यह क्या राध्या, तुम अच्छे से जानते हो वह तुमसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुमने ये क्या बोल दिया। देखो, नाराज होकर चले गए ना, अब सोचो कैसे मनाओगी अव्युक्त को। फिर उसने अपने मन में सोचा, पिछले जन्म में भी मुझसे पहले उन्होंने मौत को गले लगाया था, वह सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद आराध्य से भी ज़्यादा। ये कहकर पहले उसने कुछ सोचा, फिर वह भी बालकनी में चली गए। अव्युक्त बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था, शायद अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। राध्या ने वहां पर जाकर उसे पीछे से गले लगा लिया और कहा, अपनी राध्या माफ कर दो, मैंने अनजाने में वह बात की थी, फिर कभी यह बात नहीं कहूंगी, प्लीज ना, आई एम सॉरी। अव्यक्त ने राध्या के हाथों को छुड़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं, पर तुम्हारी वह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, और हाँ, आइंदा से यह बात फिर कभी मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अभी तुम जाओ और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राध्या ने ये सब सुना तो वह समझ गए अव्युक्त को उसकी बात का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया, इसलिए राध्या ने अव्युक्त का चेहरा अपनी तरफ किया और उसे मनाते हुए एक गाना गाना शुरू किया। मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम, मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम, मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम, मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम। तुझे भूल न पाए मेरी आंखें हुई नम, तुझे भूल न पाए मेरी आंखें हुई नम। मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम, मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम। तेरी यादों के सहारे जिए रही हूँ, तुझसे जुदाई का गम पिए जा रही हूँ। तेरी यादों के सहारे जिए रही हूँ, तुझसे जुदाई का गम पिए जा रही हूँ। मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम, मुझसे तुम क्यों रूठे हो मेरे सनम। ये गाना सुनकर अव्युक्त के होठों पर मुस्कान आ गई। वैसे भी अव्युक्त को राध्या की आवाज़ सुनना बहुत पसंद था, राध्या बहुत अच्छा गाना गाती थी और आज तो उसने उसको मनाने के लिए स्पेशल ये गाना गाया था, तो कैसे वह नहीं मानता। वैसे तो उसकी नाराज़गी राध्या है जब बालकनी में आई और पीछे से उसे गले लगाया तभी खत्म हो गई थी, पर वह और थोड़ी नाराज़गी जाता रहा था ये देखने के लिए कि उसकी बीवी उसे किस तरह से मनाते हैं। उसने राध्या को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे ज़्यादा देर तक वैसे भी नाराज नहीं रह सकता राध्या, पर तुम्हारे मुंह से मरने वाली बात सुनकर मुझे बुरा लग गया। इतने सालों बाद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ है, अब हमें हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बितानी है, और तुम जुदा होने की बात कही इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, और यह गुस्सा तुम पर ना निकले इसलिए मैं बालकनी में आ गया। राध्या ने अपने हाथों से अपने दोनों कान पकड़ लिए और कहा, आइंदा से मैं अपनी जुबान पर यह बात कभी नहीं लाऊंगी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अभी तो मुझे आराध्य को बड़ा करना है, उसकी शादी देखनी है, उसके बच्चे देखने हैं, आपको बुढ़ा होते हुए भी देखना है। ये कहकर वह हंसने लगी। अव्युक्त में उसकी बात सुनकर कहा, अगर मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो तुम भी तो बुढ़ी हो जाओगी, और तुमने तो आराध्य की शादी और बच्चे तक की प्लानिंग कर ली, अभी उसमें बहुत ज़्यादा देर है, उससे पहले तो हम दोनों को बहुत कुछ करना है। तुम्हें तुम्हारा सपना भी तो पूरा करना है, बेस्ट एक्ट्रेस बनने का, हमारे परिवार के साथ हंसी खुशी से रहना है। जिन लोगों ने हमें अलग करने की कोशिश की थी उनको सबक भी सीखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम, कल तुम्हें अपने भाई, बड़े पापा और बड़ी माँ से मिलना, इसलिए सारी बातें छोड़ो और चलो अंदर चलकर सो जाते हैं। ये कहकर अव्युक्त राध्या को रूम के अंदर ले गया और उसे बाहों में लेकर सो गया, और दूसरी तरफ से आराध्या को भी अपने गले लगा लिया। कौन है यह? रोनित रॉय का बंगला, आधी रात का समय। रोनित अभी भी उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा, जो उसके खास आदमी का था जिसका नाम राका था। किसी और का फ़ोन होता तो शायद रोनित इस वक्त नहीं उठाता,
पर राका का फ़ोन वह हमेशा उठता था, क्योंकि उसके सारे इनलीगल काम हमेशा राका ही करता था, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था। और उसने राका के नाम से अलग ही रिंगटोन रखी हुई थी, जिससे उसे पता चले कि कॉल राका है। वह तुरंत उसे लड़की पर से उठ गया और अपना फ़ोन लेकर कॉल उठा लिया और कहा, क्या हुआ राका, तुम जानते हो ना इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? तुम तो कभी इतनी देर रात तक फ़ोन नहीं करते, क्या हो गया है जो इस वक्त तुमने फ़ोन किया? सामने से राका ने कहा, सर हमने जो लड़कियों का कंसाइनमेंट रेडी किया था उसकी खबर किसी को हो गई और वह लोग उसे पूरे कंसाइनमेंट को चुरा कर ले गए। ये काम कोई पुलिस का तो नहीं था। रोनित ने जब कंसाइनमेंट चुराने की बात सुनी तो वह एकदम से गुस्सा हो गया और उसने राका से गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो राका? उसे वक्त तुम क्या कर रहे थे जब हमारा कंसाइनमेंट चोरी हो गया? तुम जानते हो ना कल ही हमें उन सारी लड़कियों को उस शेख को देना था। मैं ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट ले चुका हूं और तुम कह रहे हो कि यह काम पुलिस का नहीं है। तो क्या कोई सीक्रेट एजेंट का काम है या फिर कोई सीक्रेट इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट का? पर दुनिया की नज़रों में तो मैं हमेशा एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा रियल बिजनेस क्या है इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो उन लोगों को हमारे कंसाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? पता नहीं सर यह किसका काम है, पर पुलिस तो नहीं थी। अगर पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन पहले मिली होती तो हमारे आदमी जो पुलिस डिपार्टमेंट में है वह हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। पर थोड़ी देर के लिए सर मैं बाहर गया था हमारे आदमी लेकिन कंसाइनमेंट का पूरा ध्यान रख रहे थे। 30 लोग रखे हुए थे यहाँ पर। पता नहीं है किसका काम है सर, हमारे सारी आदमी घायल पड़े हुए हैं और उनमें से कुछ शायद जिंदा भी नहीं बचेंगे। हमारी एक आदमी ने कहा कि उन लोगों ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे और उनके कपड़ों पर आका लोगो लगा हुआ था। और यह किसका लोगो है ये हमें से किसी को भी पता नहीं है। और एक बात कर, वह सारे लोग ट्रेंड फाइटर थे, बहुत अच्छी फाइटिंग जानते थे। उन लोगों के सामने तो हमारे आदमी 10 मिनट भी टिक नहीं पाए, राका ने रोनित से कहा। रोनित ने जब ये सुना तो वह और ज्यादा आग बबूला हो गया और उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, तो पता लगाओ उन लोगों के बारे में कि कौन थे, बोलो और किसकी दुश्मनी हो गई हमसे? क्या फिर गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसी को हम पर शक हो गया है? तो हमें बहुत सावधानी से अब सारे काम करने होंगे। सबसे पहले तो कल शाम तक का वक्त है, तुम सब लोगों के पास जल्दी से कोई दूसरा कंसाइनमेंट रेडी करवाओ, क्योंकि हमें कल तक सारी लड़कियों को शेख को देना है, समझे? और जो आदमी हमारा कंसाइनमेंट भी नहीं बचा पाए उनको बचाने की तुम लोगों को भी कोई ज़रूरत नहीं है। जहां पर पड़े हैं वहीं पड़े रहने दो, कोई अस्पताल पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है, समझे? ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया और गुस्से में वहां से यहाँ टहलने लगा। वह लड़की भी अब तक सो गई थी। गुस्से में रोनित उस लड़की के पास आया और उसके साथ वाइडली इंटीमेट होने लगा और अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर उतरने लगा। वह लड़की भी रोनित के ऐसे बिहेवियर से वैसे भी जाग गई थी। उसे लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, वह रोने लगी और चिल्लाने लगी, पर रोनित फिर भी नहीं रुका और अपना सारा गुस्सा उस पर उतारने लगा। सिंह मैंशन, राध्या का रूम। सुबह के 4 बजे राध्या और आराध्या अभी भी अव्युक्त की बाहों में सो रहे थे, लेकिन अव्युक्त को नींद नहीं आई थी। वह अपनी किसी ही सोच में गुम था। आज वह बहुत खुश था कि राध्या ने फाइनली अपने दिल की बात उससे कह दी और उसको उसकी रियल फैमिली के बारे में पता भी चल गया। अब उसके पास बड़ी माँ, बड़े पापा और एक बड़ा भाई है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। राध्या के भाई को देखकर उसे भी एक खालीपन सा लगने लगा। वैसे तो उसके पास रामू काका का बेटा राघव और उनकी बेटी भी थे जो उसे सगे भाई से बढ़कर मानते थे। राध्या और आराध्या की नींद न टूटे ये सोचकर वह अपनी जगह से उठा नहीं। उसने राध्या की तरफ देखा और अपने मन में सोचा, मैं बहुत खुश हूँ राध्या तुम्हारा लिए कि तुम्हारे पास सब ऐसे रिश्ते होंगे जो बिना मतलब के तुमसे इतने प्यार करेंगे। और कल तुम जाकर अपनी पूरी फैमिली से मिल पाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारे बड़े माँ और बड़े पापा होंगे जो तुम्हारे मम्मी पापा की तरह ही होंगे। मेरे पास से तो भगवान ने एक ही दिन में मॉम डैड के साथ उनको भी छीन लिया था जो मुझे उन दोनों जितना ही प्यार करते थे। इसलिए फैमिली न होने का दर्द मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जानकी अम्मा और रामू काका, राघव और छोटी, उन चारों ने भी मेरा खूब साथ दिया उस बुरे वक्त में। और उस वक्त तुम भी मुझसे दूर थी, या यूँ कहूँ तो मैं खुद तुमसे दूर हो गया था, क्योंकि वह जरूरी था। सही मौका देखकर मैं अभी तुम्हें उसे दिन की सच्चाई बता दूंगा क्यों मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, कि तुमसे मिलने भी नहीं आ पाया। अभी मुझे उन लोगों का पता भी करना है जिन लोगों ने मेरे फैमिली को मार डाला था। कौन है वह, कहाँ है वह, कौन सी दुश्मनी है मैं नहीं जानता, पर मैं उनका पता लगा कर रहूँगा। बस तुम मेरा साथ देना। अब तो मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो गई। हाँ, हमारी फैमिली थोड़ी सी अधूरी है उसके बिना, जो मेरा अपना होकर भी, मेरे फैमिली का हिस्सा होकर भी मुझसे दूर है, जिसके बारे में तुम भी नहीं जानती। पता नहीं कब मुलाकात होगी उससे, अव्युक्त ने किसी को याद करते हुए कहा। किसके बारे में बात कर रहा है अव्युक्त? कौन थे वो लोग जिसने अव्युक्त की फैमिली को मार डाला? कौन है ये AA? सुबह का वक्त,
ये सुबह किसी के लिए खुशियां लेकर आने वाले थे तो किसी के लिए परेशानी, कुछ अधूरे रिश्ते आज मिलने वाले थे, अपनों को अपनों का साथ मिलने वाला था तो किसी की सुबह उससे बहुत कुछ छीनने वाली थी। सिंह मेंशन। अभियुक्त जल्दी से उठकर तैयार हो चुका था और उसने आराध्य को भी अपने साथ तैयार कर लिया था, पर आज राध्या अभी तक सो रही थी क्योंकि आज उसे चैन की नींद आई थी। उसे अपनी रियल फैमिली के बारे में पता चल चुका था जिसके बारे में वह खुद पता लगाना चाहती थी। अपने पुनर्जन्म के बाद आराध्य ने अभियुक्त की तरफ देखा और कहा, डेडा मम्मा अभी तक सो रही है, मम्मा तो जल्दी उठ जाती है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पल कल तो वो ठीक थी, आलू के पास थैली भी थी। आराध्य की बात सुनकर अभियुक्त ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है बेटा, कल आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी और देर रात तक जाग रही थी इसलिए आज वो देर तक सो रही है, लेकिन अब हम उठाते हैं आपकी मम्मी को, हमें बाहर भी जाना है ना, नीचे बड़े नानू हमारा वेट कर रहे होंगे। आराध्य ने उसकी तरफ देखकर कहा, मम्मा को आलू उठाए दा डेडा, आप नीचे जाओ बड़े नानू के पास, आलू मम्मा के छत्ता आए था। अभियुक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आरू, तुम अपनी मम्मा को उठा देना और जल्दी से दोनों रेडी होकर नीचे आ जाना, ठीक है मैं आपके बड़े नानू के पास जाता हूँ। ये कहकर उसने आराध्य को राध्या के पास बेड पर बिठाया और वह नीचे चला गया। अभियुक्त के जाने के बाद आराध्य राध्या के नज़दीक आया और प्यार से अपनी मम्मी को देखने लगा जो सोते हुए उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और मासूम लग रही थी, तो उसके और पास गया, उसके चेहरे से बालों को हटाकर उसका माथा चूम लिया, फिर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मा उठो ना, देखो आज आलू आप अच्छे जल्दी उठ गया और लेडी भी हो गया, नीचे बड़े नानू हमारा वेट कर रहे हैं। आराध्य की आवाज़ सुनकर राध्या थोड़ा कसमाशा कर उठने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने पास आराध्य को बैठे हुए वहां देखा जो काफ़ी फ्रेश लग रहा था और उसे देखकर राध्या के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अपनी मम्मा को उठे हुई देखकर आराध्य ने कहा, ये आलू की मम्मा उठ गई, मम्मा तेथो में आज आप अच्छे पहले लेडी गया। आराध्य की बात सुनकर राध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या बात है, आज तो मेरा बेटा मुझसे पहले तैयार हो गया और तो वह मुझे उठाने भी आया, आज तो आपकी मम्मा का दिन बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा। ये कहकर उसने आराध्य को गले लगा लिया और उसकी दोनों गाल पर किस कर ली, फिर आराध्य की तरफ देखकर कहा, आरू बेटा आपका डेडा कहाँ गए, उन्होंने आपको रेडी किया है ना या शांति नानी ने? आराध्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, आलू अब बिग बॉय है, वो सिर्फ मम्मा और डेडा से ही लेडी होता है, आलू को डेडा ने लेडी किया है और डेडा बड़े नानू के पास गए हैं और आलू यहाँ पलापते पाँच आप तो उठने आया था। आराध्य की बात सुनकर राध्या खड़ी हो गई और आराध्य की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है इसलिए वह सिर्फ मम्मा और डेडा के पास ही रेडी होता है और बाकी सबसे आपको शर्म आती है ना? मुझे अच्छे से पता है मैं आपकी मम्मा हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में नीचे चलेंगे, ठीक है? आपको भूख भी लगी होगी ना, क्योंकि यह आपका ब्रेकफास्ट का वक्त है, पर आज मम्मा की वजह से आपको लेट हो गया। कोई बात नहीं मम्मा, आलू तो आप तो और सोने देता, पल डेडा ने कहा था हम आज बाहर जा रहे हैं किसी से मिलने, आलू को आप छोते हुई बहुत प्यारी लग रही थी, आलू की मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है, आराध्य ने राध्या से कहा। आराध्य की बात सुनकर राध्या को याद आई कि आज तो उसे अपने बड़े पापा, बड़ी माँ और बड़े भाई से मिलने जाना है। फिर उसने जब आरू की आगे की बात सुनी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आराध्य का माथा चूमते हुए कहा, थैंक यू बेटा फॉर योर कम्प्लीमेंट्स। आराध्य की मम्मी और पापा दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम है, इसलिए तो आप इतनी क्यूट और हैंडसम हो और इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो, मम्मा अभी थोड़ी देर में रेडी होकर आती है, ठीक है? कहकर वह वॉशरूम में चली गई और आराध्य वही बेड पर बैठकर अपने माँ का वेट करने लगा। थोड़ी देर में राध्या रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आ गई और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगे और आराध्य अपनी मम्मा को रेडी होते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब राध्या पूरी तरह से रेडी हो गए तो उसने आराध्य के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया और उसे देखते हुए कहा, आज आपकी मम्मा कैसी लग रही है? आराध्य ने राध्या की बात सुनकर कहा, आप तो हमेशा अच्छे ही लगते हो मम्मा, और आज भी आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल एंजल की तल। आराध्य की बात सुनकर राध्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई, आखिर उसे खुद की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था और आज तो उसके बेटे ने उसकी इतनी अच्छी तारीफ की थी। उसने आराध्य के गाल पर किस की और कहा, थैंक यू सो मच आरू, चलो अब जल्दी से नीचे जाकर टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको भी भूख लगी होगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपके पापा, बड़े नानू और नानी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वो आराध्य को लेकर नीचे चली गई। तुम्हें घर से भागना होगा। मुंबई सिंह मेंशन।
सब ने अच्छे से नाश्ता किया और फिर वह लोग जल्दी से सिंघानिया हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए। रागिनी और सुनैना की सुबह तो जल्दी हुई नहीं और विजय तो कल दोपहर से घर ही नहीं आया था, इसलिए उन लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि राध्या अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से जा चुकी है। सबको एक साथ जाता हुआ देखकर शायद उन लोगों के मन में कोई शक होता, पर कोई यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश, आगरा। इस शहर के एक छोटे से घर में जोरों शोरों से किसी की शादी की तैयारी चल रही थी। इस घर के एक रूम में एक लड़की बैठी हुई थी जो उदास लग रही थी। तभी कोई उसके रूम में आया। जब लड़की ने उस इंसान की तरफ देखा तो उस इंसान ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम यह शादी नहीं करना चाहती, पर तुम्हारी मामी ने तुमसे इस शादी के लिए हाँ करने को कहा और तुमने हाँ कर ली। तुमने तो लड़के का नाम तक नहीं पूछा, ना ही उसे देखा है। अपने मामा की बात सुनकर उसे लड़की ने उनकी तरफ देखा और कहा, मामी ने मेरे लिए रिश्ता देखा है तो अच्छा ही देखा होगा। मामा जानती हूँ वह मुझे पसंद नहीं करती, पर बचपन से लेकर आज तक मैं यहाँ पर ही पली बड़ी हूँ। आखिर कब तक आप दोनों के ऊपर बोझ बनकर रहती, और मुझे नहीं जानना, लड़के का नाम ना ही देखना है। जानती हूँ मामी भले मुझे पसंद नहीं करती, पर लड़का तो उन्होंने अच्छा ही देखा होगा, उनकी भी एक बेटी है। यही तो गलतफहमी है तुम्हारा बेटा, तुमने एक बार भी लड़के का नाम नहीं पूछा और शादी के लिए हाँ कर दी। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर क्या गया, तुम्हारी मामी और मेरी खुद बेटी ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा तुम्हारे खिलाफ, जिससे वह दोनों जितना जल्दी हो सके तुमसे छुटकारा पा सके। मेरी बेटी भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, एक भी गुण उसने मुझसे नहीं लिया, ये भी नहीं सोचा कि तुम उसकी बहन हो। उस लड़की के मामा ने गुस्से से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मामा जी, किस षड्यंत्र की बात करें आप, जो मामी और मालिनी ने रचा है, ऐसा भी क्या कर दिया उन दोनों ने? उस लड़की ने अपने मामा से व्याकुलता से पूछा। उस लड़की की बात सुनकर उसके मामा ने कहा, जानती हो तुम्हारी शादी किससे हो रही है? साहिल सोलंकी से, जो यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, जो तुम्हें अक्सर परेशान किया करता था जब तुम कॉलेज जाती थी तब। साहिल सोलंकी का नाम सुनकर वह लड़की घबरा गई और रोने लगी और रोते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं मामा जी? मामी ने मेरा रिश्ता साहिल सोलंकी के साथ किया है, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों में मेरी शादी करवाने का सोच लिया। वह बहुत बड़ा गुंडा है मामा जी, जो हमेशा लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है और उसके पास 1-2 रेप केस भी लगे हुए हैं। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि मैं उन पर बोझ हूं, पर उनकी बेटी भी है जो मेरी जितनी है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? मामा जी क्यों इतनी नफरत करती है वह मुझसे? उस लड़की के मामा जी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, क्योंकि वह तुमसे तुम्हारी माँ का बदला लेना चाहती है। वह चाहती थी कि तुम्हारी माँ की शादी उसके भाई के साथ हो, जो एक नंबर का बिगड़ेल इंसान था। और जब मुझे ये बात पता चली तब मैंने उसकी शादी अपने एक दोस्त से करा दी, वह भी एक मंदिर में जाकर। और जब तुम्हारी मामी को इस बात का पता चला तब वह गुस्से से आग बबूला हो गए और उसने तुम्हारी माँ को इस घर में आने से भी मना कर दिया। पर तुम्हारी माँ पापा की जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया, और जब तुम्हारी माँ की शादी मैंने अपने दोस्त से कराई और यह बात उसके भाई को पता चली तब उसने जहर खा लिया, क्योंकि वह तुम्हारी माँ को पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। पर जब ये पूरा ना हो सका तो उसने मौत को गले लगा लिया। इसलिए तुम्हारी मामी तुमसे हद से ज़्यादा नफरत करती हैं और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। और तुम्हें लगा कि तुम अगर शादी के लिए हाँ कर दोगे तो तुम्हारी मामी से तुम्हें थोड़ा बहुत प्यार मिलेगा। अरे तुम उसके लिए जान भी दे दोगी ना, तब भी वह तुम्हें प्यार नहीं करेंगी। और तुम्हारी शादी भी उस वक्त करने का सोचा जब मैं यहाँ से दूर था, पर हमारे एक पड़ोसी ने मुझे फ़ोन करके यह बात बता दी और अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर यहाँ पर आ गया। मैं इस समय तुम्हारे रूम में आया हूँ, ये बात कोई नहीं जानता। देखो मैं यह शादी नहीं रोक पाऊंगा बेटा, और तुम्हारी मामी किसी भी हालत में यह शादी करवा कर ही मानेगी, क्योंकि उसने तो उस साहिल सोलंकी से पैसे लिए हैं तुम्हारी शादी कराने की। उस लड़की के मामा जी ने कहा, तो अब मैं क्या करूंगी मामा जी? अगर मामी की शादी कर देगी तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और आप कह रहे हैं कि आप भी यह शादी नहीं रोक पाएंगे। मैं जानती हूं कि वह बहुत बड़ा गुंडा है जिसका बोलबाला पूरे शहर में चलता है। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं मामा जी, कहकर वह अपने मामा जी के गले लग गई और रोने लगी। रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, हमें जो करना है वह आज रात तक ही करना होगा। कल रात तो वह तुम्हारी शादी कराने वाली है। वह देखो तुम्हारी बहन और मामी नहीं जानती कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ या इस शहर में लौट कर आया हूँ, और यह बात उन लोगों को भी पता भी नहीं चलनी चाहिए। मेरे पास एक प्लान है। उस लड़की के मामा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आइडिया की बात सुनकर वह लड़की अपने मामा जी से अलग हुई और कहा, कैसा प्लान है मामा जी जिससे यह शादी रुक जाएगी? मैं तुमसे पहले ही कहा बेटा कि यह शादी तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, पर एक बार रास्ता है और वह है कि तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा और एक ऐसी जगह जाना होगा, इसके बारे में कोई न जानता हूँ, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। उस लड़की के मामा जी ने कहा।
भागना पड़ेगा, पर इससे तो आपकी बदनामी हो जाएगी। मामा जी और मामी तो मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगी है, और वह गुंडा साहिल, वह आप सबका जीना हराम कर देगा, आप सबको परेशान करेगा, उस लड़की ने अपने मामा जी की चिंता करते हुए कहा। उस लड़की के मामा जी ने उससे कहा, देखो बेटा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आज रात तक का हमारे पास वक्त है। तुम कोई ऐसी जगह या किसी ऐसे इंसान के बारे में जानती हो जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता, ना कोई और जानता है। वैसे भी यहाँ पर तो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है जो इस वक्त तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हारा कॉलेज जाना भी तुम्हारी मामी ने बंद करवा दिया था, ये कहकर कि उसके पास फीस नहीं है। मैं काम करूँगा, आज रात की तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट करवाऊंगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर गए वह लोग तुम्हें ढूंढने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और एयरपोर्ट के बारे में तो वह लोग सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो लेकर तुम जाना, जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखे थे, जिसके बारे में मैंने तुम्हारी मामी को भी मैं नहीं बताया था। मैं तुम्हारी टिकट यहाँ से दिल्ली कराऊंगा, और जो पैसे मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम उसे जगह पहुंच जाना जहां पर तुम जाना चाहती हो, जहां पर कोई तुम्हें जानता हो जो तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हारे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और एक दो जोड़ कपड़े तैयार कर दो। तुम्हारी मामी और बहन इस वक्त बाहर गए, अभी मैं तुम्हें नहीं भाग सकता, क्योंकि थोड़ी देर में वह लोग लौट के आ जाएंगे, और तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तब तुम छत पर आ जाना, उसे सामान लेकर, वहां से मैं तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। और हाँ, मुझसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अब तुम अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना और हमेशा खुश रहना, और मेरी फिक्र मत करो। सबको पता है कि मैं अपने काम से शहर से बाहर गया हुआ, और तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है जैसे तुम मुझसे कांटेक्ट कर सको। अब ज़्यादा मत सोचो, और मैंने कहा वही करो। मेरी स्वर्गवासी बहन की आखिरी निशानी हो तुम, जिससे आखिरी समय में मैंने वादा किया था तुम्हारा ध्यान रखने का, जो मुझे पूरा करना है किसी भी हालत में। ये कहकर उस लड़की के मामा जी ने कुछ और बातें उसे बताएं, और जैसे वह आए थे वैसे चले गए। कौन है ये लड़की? कौन है ये गुंडा साहिल सोलंकी? भाई बहन का प्यार भरा मिलन। मुंबई सिंघानिया हॉस्पिटल। अभियुक्त राध्या, आराध्य और रघुवीर सिंह सिंघानिया हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अभियुक्त इन लोगों को लेकर सीधा पृथ्वी के वार्ड में चला गया, जहां पर पृथ्वी तेजस के साथ था। तेजस ने ही उसकी मदद की थी फ्रेश होने में, क्योंकि पृथ्वी को नर्स से ये सब करवाना अच्छा नहीं लगता था, और अब वो लोग बिजनेस से रिलेटेड कोई बात कर रहे थे कि तभी अभियुक्त बाकी सब के साथ वहां पर आया। उन सबको एक साथ देखकर पहले तो पृथ्वी और तेजस चौंक गए, फिर पृथ्वी ने उम्मीद से अभियुक्त की तरफ देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ, वह भी इतनी सुबह सुबह? मिस्टर सिंघानिया, कल सुबह हमारी बात हुई थी ना कि आप सीनियर रघुवीर सिंह से सब कुछ पूछेंगे, और आज तो आप उनको भी लेकर आए, यानी कि मेरा शक सही था। पृथ्वी की बात सुनकर अभियुक्त ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा मजाक करते हुए कहा, क्या साले साहब, मैं आपकी बहन, दादू और अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आया हूँ, और आते ही आपने सवाल करना शुरू कर दिया। पहले हम सबको बैठने तो दो, फिर हम सबको चाय पानी तो पूछो, और आपने ही तो आते ही मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया। पृथ्वी ने जब ये सुना तब उसने जल्दी से कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, एक मिनट, आपने क्या कहा? आपने मुझे साले साहब कहा, यानी कि मेरा शक सही था, राध्या ही मेरी एंजल है, मेरी बहन है, आखिर कैसे नहीं पहचानता तुम्हें मैं, राध्या। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई और बेड पर से खड़े होने की कोशिश की, जिससे वह लड़खड़ा गया, तो राध्या ने जल्दी से आकर उसे पकड़ लिया और कहा, आराम से भाई, आप अभी ठीक नहीं हुए हैं। ये कहते हुए उसने वापस से उसे बेड पर बिठा दिया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आराध्या चुपचाप से अपने पापा की गोद में था, शायद वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी ने राध्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, आखिर तुम मुझे मिल ही गई राध्या, कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई भी ऐसी जगह बाकी नहीं थी जहां पर मैंने अपने लोग ना भेजे हो। मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए पुलिस की मदद भी नहीं ले सकता था, क्योंकि पुलिस की रिकॉर्ड में तो तुम शिवम चाचा और मधु चाची के साथ ही। कहते हुए वह चुप हो गया। बाकी सब लोग भी समझ गए कि वह क्या कहना चाहता था। राध्या ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी मुझे लगा था कि आपसे जरूर मेरा कोई रिश्ता है भाई, एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, और देखो आज मुझे पता चल गया कि आप तो मेरे बड़े भाई हैं। पृथ्वी ने राध्या की तरफ देखा और कहा, देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट की वजह से ही तो तुम मुझे मिल गए। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था, लेकिन पापा और मिस्टर सिंघानिया मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। मैंने तो सोच लिया था अगर फिर भी मुझे सच्चाई पता नहीं चलेगा तो मैं तुम्हारा और मेरा डीएनए टेस्ट भी करवा लूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ही मेरी एंजल हो, मेरी राध्या हो। पता है तुम्हें तो कैसे पता होगा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तब शिवम चाचू के बाद मैंने ही सबसे पहले तुम्हें अपनी गोद में लिया था, क्योंकि मुझे हमेशा से एक बहन चाहिए थी, और मैंने तो चाची से भी बोल दिया था मुझे सिर्फ बहन ही चाहिए।
तुम्हारे आने का कितना ज़्यादा इंतज़ार करता था मैं, पता है हर एक उस मोमेंट की मैंने वीडियो भी बनवाई थी, यह सोचकर कि जब तुम बड़ी होगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कुछ यादें भी होगी। जब रक्षाबंधन आया था तब पहली बार तुम्हारे हाथ से चाची ने राखी बंधवाई थी, उसके बाद के हर एक रक्षाबंधन पर मेरी कलाई सुनी रहती थी, लेकिन मैं हर एक रक्षाबंधन की एक राखी लाई हुई है। सोचा था कि जब तुम मुझे मिलोगी तब मैं तुमसे बंधवाना कहकर वह रोने लगा। आखिर इतने सालों का इंतजार उसका खत्म हो गया, उसने अपनी बहन को ढूंढ ही लिया। उसे ऐसे रोते हुए देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। सबको पता चल रहा था कि पृथ्वी कितना ज़्यादा प्यार करता है अपनी बहन से। राध्या उसके गले लग गई और रोते हुए कहा, तो क्यों नहीं ढूंढा मुझे पहले भाई, मुझे भी तो इतना प्यार करने वाला भाई मिल जाता, क्यों मम्मी पापा के साथ मुझे जाने दिया, अपने पास नहीं रख सकते थे उस दिन? अगर अपने पास रखा होता तो इतने सालों तक हम दोनों दूर नहीं रहे थे। मुझे भी अपने भाई का प्यार मिलता जो हर एक मुश्किल वक्त में मेरा साथ देता, मेरे लिए सबसे लड़ जाता, मेरी एक आवाज़ पर मेरे पास आ जाता, जिसके साथ मैं खूब मस्ती करती खेलती। राध्या ने अपने भाई से शिकायत करते हुए कहा, मैं तो उसे दिन भी तुझे अपने पास ही रखने वाला था, मैं तुम्हें जान ही नहीं देता। जब भी शिवम चाचू और माधवी चाची बाहर जाते थे, अगर मैं घर पर होता तो तुम्हें अपने पास ही रखना, नहीं तो खुद तुम्हारे साथ हमेशा जाता, एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता था। सिर्फ अपने स्कूल में ज़्यादा तभी तुम्हें छोड़कर जाना पड़ता, वह भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं तो खुद तुम्हारे मम्मी पापा को भी तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं रहने देता था, क्योंकि तुम मेरी नज़रों से दूर जाओ वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। उसे दिन भी मुझे पता ही नहीं था कि शिवम चाचू, माधवी चाचा और तुम इंडिया आने वाले हो। शायद जानबूझकर उन लोगों ने मुझे पता ही नहीं लगने दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इसलिए जब मैं स्कूल गया इस वक्त वह तुम्हें लेकर चले गए और तुम मुझसे इतनी दूर चली गई। सब लोगों ने मान लिया कि अब तुम मेरे पास नहीं आओगी, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जिंदा हो और एक दिन मुझे जरूर मिलोगी। पता है जब माँ और पापा को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वह दोनों कितने खुश हो जाएंगे। तुमसे जुड़ी हर एक याद मैंने संभाल कर रखी है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें एंजल क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम मेरी एंजल हो, मेरी खुशियों की चाबी। मुझे चाहे कितनी भी परेशानी हो कि प्रॉब्लम में हूँ, तुम्हें याद करके और तुम्हारा चेहरा देखकर मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसलिए तुम मेरी जिंदगी की एक परी हो, मेरी एंजल। और जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब भी तुम एक परी की तरह दिखती थी। यह सब सुनकर राध्या कुछ भी पृथ्वी से कहती उससे पहले उन लोगों को आराध्य की बात सुनाई दी, जो कह रहा था कि मेरी मम्मा सिर्फ मेरी एंजल है, वो मेरी पली है। आप कौन हो? आलू की मम्मा को क्यों लुला रहे हो? आलू की मम्मा को मत लुलाओ, वरना आलू डेडा से कहकर आप तो पनिश करवाएगा। आलू को मम्मा का लोना अच्छा नहीं लगता। आराध्य की बात सुनकर राध्या पृथ्वी से अलग हुई और सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर। अव्युक्त ने आराध्य को समझाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना आरू कि हम आज किसी स्पेशल से मिलने वाले हैं। यह वही है, आपके मम्मा के बड़े भाई और आपके मामा। बहुत दिनों बाद वह दोनों मिल रहे हैं ना, इसलिए वह दोनों ही रो रहे हैं और यह खुशी के आंसू है। आपकी मामा सैड होकर नहीं रो रही। आपके मामा आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। जब वह छोटी सी थी ना तब से आपसे भी छोटी, और तभी से आपके मामा ने आपकी मम्मी का नाम एंजल रखा था, क्योंकि जैसे आपको आपकी मम्मा परी की तरह लगती है ना, वैसे आपके मामा को भी वह वैसे ही लगती है। जाओ जाकर अपने मामा से मिलो, वह भी तुमसे मिलना चाहते हैं। पृथ्वी भी कब से आराध्य कोई देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बहन एक बच्चे की माँ बन चुकी है और यह उसका भतीजा है जो इतना प्यारा है। राध्या ने भी आराध्य के पास जाकर उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, हाँ बेबी, यह मेरे बड़े भाई है, यानी कि आपके मामा। मैं बहुत दिनों बाद उनसे मिली ना, और वह भी मुझसे इतने दिनों बाद मिले, इसलिए हम दोनों ही खुशी से रो दिए। और मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो आपके मामा भी आपकी तरफ देख रहे हैं, जो उनसे जाकर मिलो। अपनी मम्मी और पापा की बात सुनकर आराध्य ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तया वो आलू से भी बहुत प्यार करते हैं, जैसे आप अच्छे करते हैं। वो आलू के साथ खेलेंगे भी, आलू के साथ मस्ती भी करेंगे और आलू को घुमाने भी ले जाएंगे। आराध्य की बात सुनकर फिर से सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। राध्या उसकी बात का जवाब देती उससे पहले ही पृथ्वी ने कहा, हाँ बेटा, मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपकी मम्मा से भी ज़्यादा, क्योंकि आप तो उनके बेटे हो ना, मेरी छोटी सी एंजल के बेटे। पृथ्वी की बात सुनकर आराध्य के होठों पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और राध्या का मुंह बन गया। उसने अपना मुंह फूलते हुए कहा, यह क्या भाई, आप आरू को मुझसे ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं? आप सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ मुझसे करेंगे, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में पहले आई थी और आरू तो मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में आया है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हंस दिए। राध्या को अपने ही बेटे से ही जलन हो रही थी। अपने दूसरे मामा से भी तो मिलो।
पृथ्वी ने अपनी हंसी छुपाते हुए राध्या से कहा, मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ राध्या, पर हाँ आज से अपने भतीजे से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमने वह बात नहीं सुनी, सूद से ज्यादा उसका ब्याज ज्यादा प्यार होता है। ये तो तुम्हारा बेटा है, मेरी बहन का बेटा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा होगा, समझी? और अपने बेटे से कौन जलता है राध्या? आराध्य ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मा आलू को नीचे उतारो, आलू को मामा से मिलना है, वो भी आलू से बहुत प्यार करते हैं। आराध्य की बात सुनकर राध्या ने उसे नीचे उतार दिया। वह भी बहुत खुश थी कि उसके बेटे को अब इतने ज्यादा लोगों का प्यार मिलेगा। उसने वह बात तो सिर्फ पृथ्वी को हंसाने के लिए की थी, वरना कोई भी माँ अपने बेटे से कैसे जल सकती है। आराध्य तुरंत नीचे उतरकर बैट के पास चला गया और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। ये देखकर अभियुक्त ने जाकर उसे पृथ्वी के पास बिठा दिया। आराध्य ने पहले तो पृथ्वी को बड़े ध्यान से देखा, फिर उसके पैर छू लिए, और यह बात उसके पापा ने उसे सिखाई थी। ये देखकर पृथ्वी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने आराध्य को अपने गले से लगा लिया और कहा, क्या बात है बेटा, आपके मम्मा पापा ने तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, वह भी इतनी छोटी सी उम्र में। पता है मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, कब आप मेरे पास आओ, हर कब मैं आपको अपनी गोद में बिठाऊं और बहुत ज्यादा प्यार करूं। ये सुनकर आराध्य ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, छछी में मामू, आलू भी आपसे बहुत प्यार करेगा और मामू भी अपने आराध्य से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ घूमने जाएंगे, उसके साथ फिल्म देखेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे और स्पेशली क्रिकेट खेलेंगे। पृथ्वी ने आराध्य को अपनी गोद में बिठाते हुए प्यार से कहा। तेजस वहां पर खड़ा अपने सर के लिए बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसके सर ने अपनी बहन को ढूंढने के लिए कितने से ज्यादा एफर्ट्स किए थे और फाइनली उनको आज अपनी बहन मिल ही गई। और आराध्य को देखकर तो वह खुशी के मारे उछल ही रहा था अपने मन में। वह भी अपने लिटिल मास्टर के साथ बात करना चाहता था, मस्ती करना चाहता था, पर जानता था वह सही समय नहीं है। ये समय सिर्फ और सिर्फ उसके सर का, और क्या पता उनकी मैडम को उसका आराध्य से मिलना पसंद आए या ना आए, क्योंकि वह भी तो दूसरी बार ही उनसे मिल रहा था। वह जानता था उनकी मैडम भी उसकी सर की तरह स्वीट ही होगी, क्योंकि वह उसके सर की बहन थी, पर वह अब साथ में मिसेस सिंघानिया भी थी, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की वाइफ। इसलिए वह प्यार से अपने सर और अपने लिटिल मास्टर को बात करते हुए देखने लगा। जब राध्या ने तेजस को आराध्य की तरह इतने प्यार से देखते हुए देखा तो वह समझ गई कि वह भी उससे मिलना चाहता है, पर मिल नहीं पा रहा। शायद वह स्टेटस के बारे में सोच रहा है, इसलिए उसने आराध्य की तरफ देखा और कहा, आरू बेबी, आप सिर्फ अपनी एक ही मामा से मिलेंगे और खेलोगे? आपकी एक और मामा आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे भी तो मिलो। चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको उनसे मिलवा देती हूँ। राध्या की बात सुनकर सब लोग उसके सामने कंफ्यूज होकर देखने लगे कि आराध्य के दूसरे मामा कौन। सबकी आंखों में सवाल देखकर राध्या ने आराध्य की तरफ देखा और कहा, ये देखो आराध्य, जो आपके पीछे खड़े हैं ना, वह आपके दूसरे मामा जी हैं, उनका नाम तेजस है, आपके तेजस मामा। तेजस से जब अपनी बात सुनी तो वह खुशी से मारे पागल हो गया और उसकी आंखें भी नम हो गई, और उसने अपने मन में, यानी कि मैडम इतनी बड़ी हस्ती होकर भी डाउन टू अर्थ है, उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, उसके मन में अपने मैडम के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ गई। फिर उसने राध्या की तरफ देखा और कहा, मैडम, मैं लिटिल मास्टर का मामा, क्या मैं सच में उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, आप जरूर उनसे मिल सकते हैं, और आपको आराध्य को लिटिल मास्टर कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे उसके नाम से ही बुला सकते हैं। शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि आप उसके दूसरे मामा हैं, और मामा अपने भतीजे को नाम से ही तो बुलाते हैं, और आपको मुझे भी मैडम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना तो जानती हूँ कि आप और भाई भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसे दिन आपको देखकर ही समझ गई थी, राध्या ने तेजस से कहा। पर मैं आपका नाम नहीं ले सकता मैडम, भले ही मैं और पृथ्वी से दोस्त की तरह भी हो, पर मैं उनका नाम भी कभी नहीं लेता, तो आपका नाम कैसे ले सकता हूं? पर हाँ, मैं आपको आज से छोटी का कर बुलाऊंगा, तेजस ने राध्या की तरफ देखकर कहा। ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आराध्य को तो आप उसके नाम से ही बुलाएंगे? ठीक है, राध्या ने कहा। आराध्य भी बेड पर खड़ा हो गया और तेजस को इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा, मम्मा ने कहा आप भी मेरे मामा हो, तो आप भी आलू से बहुत प्यार करना और मेरे साथ खेलना, ठीक है? ये कहकर वह उसके गले लग गया। आराध्य की प्यारी सी बात सुनकर तेजस खुश हो गया, उसने भी आराध्य को गले लगा लिया और फिर अलग होकर उसकी माथा चूम लिया। कि इस वक्त पृथ्वी के वार्ड का डोर खुला और मिस्टर नारायण शाह और उनकी वाइफ वृंदा नारायण शाह अंदर आए। इतने सारे लोगों को देखकर वृंदा ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, पृथ्वी, यह सब कौन है? राध्या शाह हाउस नहीं आएगी? नारायण शाह ने जब अभियुक्त राध्या और रघुवीर सिंह को वहां पर देखा और पृथ्वी की आंखों में खुशी देखी, तब वह समझ गए कि पृथ्वी का शक सही था। राध्या ही उनके छोटे भाई शिवम की बेटी है, जिनको वह लोग मरा हुआ समझ रहे थे, और सिर्फ पृथ्वी कहता था कि उसकी बहन जिंदा है, और वह हमेशा कहते थे कि वह झूठी उम्मीद ना रखें। पर पृथ्वी की बात आज सच हो गई, आखिर उसने अपनी बहन को ढूंढ ही लिया।
पृथ्वी का विश्वास सच में जीत गया और इस बात की उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि भाई की आखिरी निशानी जिंदा है, उनकी छोटी सी गुड़िया जिसके जन्म पर उन्होंने कितना बड़ा सेलिब्रेशन किया था क्योंकि उनके घर में पूरे 5 पीढ़ियों के बाद लड़की पैदा हुई थी। उनको भी एक बेटी चाहिए थी पर उनकी यह कामना पूरी ना हो सके। पृथ्वी के बाद वृंदा जी 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी पर दोनों ही बार उनका मिसकैरेज हो गया था, इसलिए एक बेटी की कामना उनकी पूरी ना हो सके। पर उन्होंने यही दुआ मांगी थी कि उनके छोटे भाई के घर एक बेटी जन्मी और उनके घर में भी एक बेटी आ जाए और पृथ्वी भी तो एक बहन चाहता था और राधा के जन्म से उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। तभी उनको वृंदा की आवाज़ आई जो पृथ्वी से पूछ रही थी कि यह सब लोग कौन है। उन्होंने अभी तक राधा का चेहरा नहीं देखा था। वृंदा जी की बात का पृथ्वी जवाब दिया था उससे पहले ही नारायण शाह जल्दी से उन लोगों के पास चले गए और उन्होंने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, ये सब लोग यह है, इसका मतलब पृथ्वी तुम जो कह रहे थे वह सच था। फिर उन्होंने राधा की तरफ देखा और कहा, ये सच में हमारी बेटी है, मेरे शिवम की आखिरी निशानी, शाह परिवार की एकलौती बेटी। नारायण शाह की बात सुनकर पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा की शाह परिवार की इकलौती बेटी है जो कई पीढ़ियों के बाद हमारे परिवार में जन्मी थी, मेरी बहन राधा। उन दोनों की बात सुनकर वृंदा जी शौक हो गए और उन्होंने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, आप दोनों ने क्या कहा, हमारे शिवम की बेटी पर? वो तो। वृंदा जी आगे कुछ भी कहती उससे पहले नारायण शाह ने कहा, यही तो गलतफहमी थी हमारी वृंदा की, शिवम और माधवी के साथ साथ हमारी बेटी राधा भी इस दुनिया में नहीं रही। पर तुम्हें याद है ना, पृथ्वी ने कभी यह बात नहीं मानी, उसे हमेशा से विश्वास था कि वह जिंदा है और सही सलामत है, और देखो आज हमारी बेटी हमारे सामने खड़ी है। पृथ्वी का विश्वास जीत ही गया। ये सुनते ही वृंदा जी जल्दी से राधा के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी और उसका चेहरा देखते ही उन्होंने कहा, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी बेटी जिंदा है, देखिए ना बिल्कुल शिव की तरह दिखती है, बस आंखें माधवी की तरह है, शिवम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, पता है देवर नहीं बेटे जैसा था मेरा। ये कहकर वो रोने लगी और राधा का चेहरा अपने हाथों में लेकर पूरे चेहरे को चूमने लगी। फिर उन्होंने राधा को अपने गले लगा लिया। राधा भी उनके गले लगकर रोने लगी। राधा को ऐसे रोते हुए देखकर अभियुक्त को तकलीफ हो रही थी पर वह जानता था कि यह उसके खुशी के आंसू है, आज सच में उसे एक माँ का प्यार मिल रहा है। उन दोनों को ऐसे गले लगकर रोते हुए देखकर नारायण शाह ने वृंदा की तरफ देखा और कहा, मुझे भी तो अपनी बेटी से मिलने दो वृंदा, और क्यों रुला रही हो मेरी बेटी को, चलो जल्दी से तुम भी चुप हो जाओ और मेरी बेटी को मुझसे मिलने दो। ये सुनते ही वृंदा जी ने अपने आंसू पोंछ दिए और राधा से अलग हो गए। उनके अलग होते नारायण शाह जल्दी से राधा के पास आए और उसे गले लगा लिया और कहा, आप नहीं जानती राधा कि हम आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें हमेशा एक बेटी की तमन्ना थी जो आपके घर पर आने से पूरी हुई थी और नियति ने आपको हमसे दूर कर दिया। हम तो यही सोच रहे थे कि हमने आपको खो दिया। जब पृथ्वी ने हमें आपके बारे में बताया तब अंदर ही अंदर हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि पृथ्वी की बात सच हो जाए और हमारी बेटी हमारे पास लौट कर आए। थोड़ी देर तक वह दोनों ऐसे ही गले लग कर रहे कि तभी वृंदा जी ने राधा की तरफ देखकर पूछा, पर तुम इतने सालों से कहाँ थी राधा, और यह सब कौन है और यह छोटा बच्चा? ये सवाल सुनकर रघुवीर सिंह आगे आए और उन्होंने कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ, मेरा नाम रघुवीर सिंह, मिस्टर नारायण शाह, और पृथ्वी तो मुझे जानता है, 1-2 बार मुलाकात पहले हो चुकी है पर आपसे पहली बार हो रही है। राधा मेरे पास थी। आपके पास? लेकिन राधा आप तक कैसे पहुंची? वृंदा जी ने एक और सवाल किया। इसका जवाब तो पृथ्वी और नारायण शाह भी जानना चाहते थे कि राधा उन तक कैसे पहुंची। रघुवीर सिंह ने आगे कहा, सारी बातें इस समय करने का वक्त नहीं है, पर आप लोग इतना जान लीजिए कि मैं माधवी का पापा हूं और राधा मेरी नातिन है जिसे हमारे सारे जानने वाले मेरी पोती की तरह जानते हैं। ये सुनकर वहां वृंदा जी, नारायण शाह और पृथ्वी शौक हो गए क्योंकि उन लोगों को माधवी की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सुनकर नारायण शाह, कहा माधवी के पापा, लेकिन शिवम ने तो हमसे कहा था कि माधवी का इस दुनिया में बड़े भाई के अलावा कोई नहीं है, तो फिर आप उसके पापा कैसे? रघुवीर सिंह जी आगे कहते हैं, उससे पहले ही अभियुक्त ने कहा, मैं जानता हूं आप सब लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है पर अस्पताल में यह बात करना ठीक नहीं है। हमारे मन में भी कुछ सवाल है जिनके जवाब आप सबको हमें देने हैं। वैसे भी आज मिस्टर पृथ्वी का डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम लोग हमारे घर चलकर इस बारे में बात करते हैं। अभियुक्त की बात सुनकर पृथ्वी ने भी कहा, मम्मी पापा, मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल ठीक कह रहे, अभी इन सारी बातों का समय नहीं है, हम बाद में इस बात पर बात करेंगे। वृंदा जी ने मिस्टर सिंघानिया सुनकर अभियुक्त की तरफ देखकर कहा, मिस्टर सिंघानिया यानी कि एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, आप यहाँ क्या? आप राधा को पहले से जानते हैं?
ये सवाल सुनकर नारायण शाह ने वृंदा की तरफ देखा और कहा, हाँ जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यह हमारे दामाद है, हमारी बेटी राध्या के पति। और इतना ही नहीं, ये छोटा बच्चा जिसे तुम देख रही हो यह कोई और नहीं हमारा नातिन है, हमारी बेटी का बेटा, जिसका नाम तो मुझे भी नहीं पता। राध्या के पति और बेटे के बारे में सुनकर वृंदा जी शॉक हो गए। उन्होंने एक और सवाल सबकी तरफ देखते हुए पूछा, राध्या के पति मिस्टर सिंघानिया और उसका एक बेटा भी है, हमारी बेटी की शादी भी हो गई और बेटा भी हो गया। ये जानकर मुझे शौक लगा और साथ में खुश भी हूँ, पर इतनी छोटी सी उम्र में शादी, क्योंकि अभी आराध्या की उम्र तो 24 या 25 साल होगी और हमारे नातिन को देखकर तो ये लग रहा है कि वह भी 3-3.5 साल का होगा, यानी कि उसकी शादी 19 से 20 साल की उम्र में हुई है। इतनी जल्दी शादी क्यों की? ये सवाल सुनकर राध्या ने कहा, मैं जानती हूँ आप सबके मन में सवाल तो बहुत चल रहे हैं मेरी इतनी जल्दी शादी के, और सारे सवालों का जवाब भी दूंगी, पर अभी नहीं, अभी तो मुझे आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना है, राध्या ने अभी के लिए बात टालते हुए कहा। ये सुनकर नारायण शाह ने वृंदा की तरफ देखा और कहा, क्या तुम भी वृंदा, हमारी बेटी, हमें इतने समय की बात मिले और तुमने मिलते ही सवाल करना शुरू कर दिया। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हमारा नातिन यहाँ पर है, उसे थोड़ा प्यार तो कर लो, देखो तो कैसे हमें देख रहा है, शायद सोच रहा है कि हम दोनों कौन है, क्योंकि अपने मामा से तो वो पहले ही मिल चुका है, और देखो तेजस की गोद में हमें किस तरह से देख रहा है। नारायण शाह की बात सुनकर वृंदा जी ने आराध्य की तरफ देखा और प्यार से कहा, सच कह रहे हैं आप, कितना प्यारा है हमारा नातिन। फिर उन्होंने आराध्य की तरफ देखा और कहा, मेरे पास आओ मेरे नन्हे से बाल गोपाल, मैं तुम्हारी नानी हूँ और ये तुम्हारे नाना जी, इधर आओ अपने नानी के पास, मैं तुम्हारी मम्मी की बड़ी माँ हूँ और ये तुम्हारी मम्मी के बड़े पापा, और हम तुम्हारे मामा के मम्मी पापा है, इधर आओ मेरे पास। ये सुनकर आराध्य ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, तया मम्मा, ये सच में आपते बड़े पापा और बड़ी माँ है, पल आपने तो आलू को उन्नति फोटो दिखाई थी, ये तो वो नहीं है। आराध्य की बात सुनकर राध्या ने कहा, हाँ बेटा, जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी ना, वह मेरे मामा और मामी थे, और यह बात मुझे कल ही पता चली है कि जिसे मैं अपनी बड़ी माँ और बड़े पापा समझती थी वह तो मेरे मामा और मामी थे, ये दोनों ही मेरे बड़े माँ और बड़े पापा है। और आपके नाना और नानी, जो आपकी नानी आपको बुला रही है ना, जाकर मिलो। ये सुनते हैं आराध्य ने तेजस को देखते हुए कहा, मामू आलू को नीचे उतारो, आलू को नाना नानी से मिलना है। तेजस ने जल्दी से आराध्य को नीचे उतार दिया। आराध्या नीचे उतरकर वृंदा जी और नारायण शाह के पास चला गया और उन दोनों के पैर छू ले। ये देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। वृंदा जी ने जल्दी से उसे गोद में लिया और उसे गले लगा लिया और उसका गाल चूम लिया। थोड़ी देर के बाद नारायण शाह ने भी उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे गले लगा लिया। आज वहां पर खड़े सब लोग खुश थे। अव्युक्त भी राध्या को देखकर बहुत खुश था। तेजस वहां से डॉक्टर से मिलने चला गया था। डॉक्टर सुबह पृथ्वी का चेकअप करके गए थे और कहा था कि शाम तक उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा, बस वहां पर जाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिएगा। इसलिए तेजस सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने गया था। आधे घंटे बाद वह सारे फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गया और पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, सर मैंने आपके डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, 1-2 घंटे बाद आप घर जा सकते हैं। बाकी सब ने जब ये सुना तो वो खुश हो गए। पृथ्वी ने जल्दी से खुश होते हुए कहा, 2 दिन से अस्पताल में रहकर इतना बोर हो गया था ना, क्या ही कहूँ, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फाइनली मुझे डिस्चार्ज मिल ही गया। फिर उसने अव्युक्त की तरफ देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, सच में आपके हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हेल्थ को लेकर, पर हाँ, यहाँ की पेशेंट के केयर भी वह लोग बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए तो ये देश का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। अव्युक्त ने कहा, हाँ मिस्टर शाह, यह अपने सारे पेशेंट को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। उनकी मेडिसिन, उनके डोज और दवाइयाँ को टाइम पर देना उनका काम है। पेशेंट से रिलेटेड कोई भी नेग्लिजेंस ये बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, ये लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते कुछ पेशेंट के साथ, बट बहुत पोलाइट भी होते हैं। यहाँ के सारे बेस्ट डॉक्टर, नर्स और बाकी के स्टाफ की वजह से ही सिंघानिया हॉस्पिटल नंबर 1 पोजीशन पर है। हाँ, ये तो मैं सच में पर्सनली फील किया है, पृथ्वी ने कहा और फिर आगे कहा, फाइनली मुझे डिस्चार्ज मिल गया। अब मैं अपनी बहन, बहनोई और भतीजे का स्वागत घर जाकर अच्छे से करूंगा। ये सुनकर राध्या खुश हो गए, पर तभी वृंदा जी ने कहा, नहीं राध्या, शाह हाउस नहीं जाएगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए और वृंदा जी की तरफ देखने लगे। राध्या भी ये सुनकर सैड हो गई थी। वृंदा जी ने राध्या को शाह हाउस आने से मना क्यों किया? दामाद बुरा मान जाएगा। हाँ, ये तो मैं सच मैंने पर्सनली फील किया है, पृथ्वी ने कहा और फिर आगे कहा, फाइनली मुझे डिस्चार्ज मिल गया। अब मैं अपनी बहन, बहनोई और भतीजे का स्वागत घर जाकर अच्छे से करूंगा। ये सुनकर राध्या खुश हो गए, पर तभी वृंदा जी ने कहा, नहीं राध्या, शाह हाउस नहीं जाएगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए और वृंदा जी की तरफ देखने लगे। राध्या भी ये सुनकर सैड हो गई थी। राध्या का चेहरा देखकर सभी को बहुत बुरा लगा।
वृंदा जी आगे कहती उससे पहले ही नारायण शाह ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो वृंदा? राधा क्यों शाह हाउस नहीं आ सकती? राधा शाह परिवार की बेटी है, हमारी इकलौती बेटी जो इतने सालों बाद हमें मिली है, और तुम उसे शाह हाउस आने से मना कर रही हो। नारायण शाह की बात सुनकर वृंदा जी ने कहा, कितने सालों बाद हमारे पास वह लौट कर आई है, इसलिए तो मना कर रही हूँ, हम ऐसे ही तो उसे घर लेकर नहीं जा सकते। ये सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। पृथ्वी ने कहा, मतलब मम्मी? वृंदा जी ने आगे कहा, देखो पृथ्वी, हमें अभी अभी पता चला है कि राधा हमारी बेटी है और इतनी जल्दी घर जाकर कोई तैयारी नहीं होगी, और मैं ऐसे तो अपनी बेटी का स्वागत नहीं कर सकती, वह भी अपने दामाद और नातिन के साथ। और तुम भी तो देखो, तुम्हें चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, अभी तो क्या ऐसे स्वागत करोगे अपनी बहन का? वृंदा जी की यह बात सुनकर सबको समझ में आया कि वह क्या कहना चाहती है। राधा का चेहरा भी अब नॉर्मल हो चला। वृंदा जी ने आगे कहा, सबसे पहले तो मैं पंडित जी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाले, फिर बड़े धाम-धूम से और भव्य स्वागत करूंगी अपनी इकलौती बेटी का। देखना तुम, तब तक के लिए राधा शाह हाउस नहीं आएगी और तब तक शायद तुम भी ठीक हो जाओगे, समझे मेरे कहने का मतलब तुम सब? फिर वृंदा जी राधा के पास गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसका माथा चूमते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतजार कर ले मेरी बच्ची अपने घर आने के लिए। जानती हूँ आजकल की नई जनरेशन के बच्चे इन सारी बातों में कम मानते हैं, पर फिर भी मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए ये सब करना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम सब मेरी बात समझोगे। राधा ने अपनी बड़ी माँ की तरफ देखते हुए कहा, आपको जो सही लगे वही कीजिए बड़ी माँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, मैं भी भगवान और परंपराओं में मानती हूँ। आज कान्हा जी की वजह से ही तो मुझे आप सब वापस मिले हो, क्योंकि जब भाई से मेरी मुलाकात हुई थी तब मैं वहाँ पर तो गई थी आपने कान्हा जी के मंदिर। अभियुक्त इन सब बातों में अब नहीं मानता था, पर राधा की खुशी के लिए और अपने बड़ों का मान रखने के लिए वह चुप रह गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि राधा भी इन सब बातों में मानती हैं और उसे तो अपने कान्हा जी पर अटूट विश्वास है। पृथ्वी ने भी अपनी मोम और बाकी सब की तरफ देखकर कहा, आप ठीक कह रही है मम्मी, राधा की मिल जाने से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, ये भी नहीं सोचा कि मैं खुद ही हालत में नहीं हूँ कि अपनी बहन का अच्छे से स्वागत कर सकूँ। पर अगर राधा शाह हाउस नहीं जाएगी, इसका मतलब मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिलते ही वह वापस या तो सिंह मैंशन जाएगी या सिंघानिया मैंशन, यानी कि मैं उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बीता पाऊंगा। पृथ्वी की आगे की बात सुनकर राधा भी थोड़ी सी मायूस हो गई, क्योंकि उसे भी अपने परिवार के साथ थोड़ा और समय बिताना था। आखिर इतने सालों बाद उसे अपना असली परिवार मिला था, पर उसने अपनी मायूसी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। पर हमेशा की तरह उसका अभियुक्त उसकी मन की बात समझ गया, इसलिए उसने बाकी सब के सामने देखकर कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साले साहब? क्या हुआ अगर आपकी बहन आपके घर नहीं आ सकती? पर आप तो आपकी बहन के घर जा सकते हैं ना। अभियुक्त की सुनकर राधा खुश हो गई, उसने भी अभियुक्त का साथ देते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, ये ठीक रहेगा, आप सब सिंघानिया मैंशन चलिए, मुझे भी आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना है। नारायण शाह ने उसकी तरफ देखकर कहा, पर अभी हम तुम्हारे घर कैसे आ सकते हैं बेटा? क्यों नहीं आ सकती आप? सिंघानिया मैंशन वह भी तो आपकी बेटी का घर है। अगर राधा आपकी बेटी है तो आप ही तो उसके पापा हुए, और एक पिता अपनी बेटी के घर क्यों नहीं जा सकता? और हाँ, मुझे अपना दामाद कम और दूसरा बेटा ज़्यादा मानना, इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ, आप सबको मेरे साथ सिंघानिया मैंशन आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका इकलौता दामाद बुरा मान जाएगा। पर मैं इस हालत में तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? मुझे चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, तुम सब परेशान हो जाओगे राधा। पृथ्वी ने राधा की तरफ देखकर कहा, तो क्या हो गया भाई, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर देंगे। मैं हूँ, अभियुक्त है, मेरा देवर राघव है, अम्मा और राम का भी, और बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और अब मुझे कोई बेहस नहीं चाहिए, आप सब लोग सिंघानिया में चल रहे हैं समझे, नहीं तो मैं आप सभी से नाराज हो जाऊंगी। राधा ने सबकी तरफ देखकर स्ट्रिक्ट टोन में कहा। राधा की बात सुनकर शाह परिवार के सारे मेंबर मान गए, और अभियुक्त ने भी रघुवीर सिंह जी की तरफ देखकर कहा, दादाजी आप भी हमारे साथ सिंघानिया मैंशन ही चलिए, और कुछ दिन आप भी वहां पर ही रुकेंगे। रघुवीर सिंह जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तो वैसे भी सिंघानिया मैंशन ही आ रहा हूं, तुम लोगों के साथ कुछ बातें जो करनी है और कुछ बातें मुझे जाननी है, उसका जवाब मुझे वहां पर से ही मिलेगा। मैं शांति को भी कॉल करके कह देता हूं, वह भी सिंघानिया मैंशन ही आ जाए, उसका अकेला सिंह मैंशन रहना भी ठीक नहीं है, उन सब का कोई भरोसा नहीं है, और शांति भी मेरी बेटी जैसी है जिसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। हाँ दादू, आप शांति मासी को भी बुला लीजिए वहाँ पर, आज तो सिंघानिया मैंशन में हमारा पूरा परिवार साथ में होगा, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ आज, राधा ने खुशी से कहा। पूरा परिवार यह सुनकर अभियुक्त ने दुखी मन से अपने मन में कहा, नहीं राधा, अभी हमारा पूरा परिवार मौजूद नहीं है, तुम्हें भी कैसे मालूम होगा उसके बारे में, तुम भी कहा जानती हो,
फिर उसने सबकी तरफ देखकर कहा, वैसे भी दोपहर होने को आए, लंच टाइम हो चुका है, मेरी अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आप सब लोग लंच कर दीजिएगा। फिर उसने सबकी तरफ देखकर कहा, मैं अभी तो यहाँ पर रहना चाहता था, पर एट ए टाइम मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि फॉरेन क्लाइंट को आज ही वापस जाना है। अगर यह मीटिंग पोस्टपोन हो गए तो मुझे खुद फॉरेन जाकर करनी होगी। मैं आप सबको शाम को सीधा सिंघानिया मैंशन में ही मिलूंगा। पृथ्वी ने जब अवयुक्त की बात सुनी तो उसने उसकी तरफ देखकर कहा, आप जाए मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, हम आज शाम को सिंघानिया मैंशन में ही मिलते हैं। राध्या ने कहा, हाँ अभी आप जाए, और हाँ आप अम्मा और रामू काका को इन्फॉर्म कर देना कि मेरे दोस्त है आपकी बड़ी माँ, बड़े पापा, दादाजी, भाई और शांति मासी माँ वहाँ पर आ रहा है, और राघव को हमें पिकअप करने के लिए भी भेज देना। ठीक है, मैं राघव को भेज दूंगा और अम्मा और रामू काका को भी यह कह दूंगा, अवयुक्त ने कहा। राध्या ने आगे कहा, वैसे अभी व्योम कहाँ चला गया? कल आपके आने की बाद ही वो सिंह मैंशन से कहीं चला गया था और आज भी नहीं आया, क्या आज आपने उसे छुट्टी दी है? आज का दिन उसके लिए थोड़ा मुश्किल भरा होता है, इसलिए आज के दिन हमेशा ही अकेले रहता है, इसलिए कल रात को भी चला गया था। उसने अपने अतीत में आज के दिन बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा था, तब से वह आज के दिन कहीं नहीं जाता, उसका अतीत उस पर हावी हो जाता है। आज के दिन ना ही वो किसी से मिलना पसंद करता है, ना किसी से बातें करना, आज के दिन वह हमेशा अकेला ही गुजरता है। अवयुक्त ने कुछ याद करते हुए कहा। क्यों, आज के दिन ऐसा क्या हुआ था? राध्या ने अवयुक्त से पूछा। अवयुक्त ने कहा, इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पर हाँ आप सब में से कोई भी आज के दिन के बारे में उससे कोई सवाल नहीं करेगा, मैं नहीं चाहता उसके जख्म फिर से हरे हो। राध्या ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अवयुक्त, कोई भी व्योम से कोई सवाल नहीं करेगा, ना ही आज के बारे में पूछेगा। ऐसा भी क्या हुआ था व्योम के अतीत में? किस अधूरे परिवार की बात कर रहा है या अवयुक्त? कॉमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।